हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों नीट PYQ एक्सप्रेस में कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। लास्ट सेशन में हमने इस चैप्टर से DNA का जो स्ट्रक्चर है उसको पूरा देखा, उसका रिवीजन किया। देन उसके बाद हम लोगों ने रेप्लिकेशन एंड उसके अलावा RNA वर्ल्ड, जो भी दूसरे टॉपिक्स हैं, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर विद द टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन। सेंट्रल डॉगमा आपको ध्यान होगा। सेंट्रल डॉगमा के अकॉर्डिंग जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो है वो लीनियर वे में होता है, यानी DNA से पहले RNA बनेगा, RNA से फिर प्रोटीन्स बनेंगे। DNA से RNA जब बनेगा तो DNA ने क्या किया, अपने पास की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कोडोन्स की फॉर्म में छुपा दिया, यानी एनक्रिप्ट कर दिया। तो ट्रांसक्रिप्शन का सिंपली मतलब है DNA से mRNA मैसेंजर RNA का बनना, और उसी कोडोन वाली इंफॉर्मेशन को बाद में साइटोप्लाज्म में जब वो पहुंचा तो बाकी RNAs ने मिलकर ट्रांसलेट किया और प्रोटीन्स को बनाया, अमीनो एसिड्स को जोड़ा, तो उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है बच्चों। इसमें कई सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की गई है। पहले आपको बताया है कि रैप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन क्यों डिफर करते हैं, क्योंकि रैप्लिकेशन में DNA के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करते हैं, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में कोई एक ही स्ट्रैंड करता है। रैप्लिकेशन में जब भी रेप्लिकेशन होगा, जितने भी उस सेल में क्रोमोसोम्स हैं उन सबका एक साथ होगा, जबकि ट्रांसक्रिप्शन किसी DNA के भी किसी एक ही सेगमेंट का होगा, यानी एक क्रोमोसोम पर भी ज़रूरी नहीं है वो पूरा ट्रांसक्रिप्ट कर रहा हो। उस क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन हैं, तो एक बार में हो सकता है कोई 1, 4, 5 जो भी जीन्स की रिक्वायरमेंट है वही ट्रांसक्रिप्ट करें। तो ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ एक सेगमेंट का होता है, जबकि रेप्लिकेशन एंटायर जीनोम का होता है। ठीक है, ये दो बेसिक डिफरेंस है वो जो यहाँ पे आपसे डिस्कस किए, इन पे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई है कि क्यों ट्रांसक्रिप्शन में एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है। ऐसा क्यों नहीं होता कि दोनों स्ट्रैंड पर साथ में ट्रांसक्रिप्शन चलता। तो मैंने आपको पढ़ा रखा है ऑलरेडी कि अगर दोनों स्ट्रैंड से RNA बनता, एक RNA इसके अलॉन्ग बनता और एक RNA इसके अलॉन्ग बनता, तो ये जो दो RNA हैं ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते, एक दूसरे से बाइंड हो जाते और बाइंड होके बेकार हो जाते, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड RNA इज नॉट एबल टू ट्रांसलेट। RNA को सिंगल स्ट्रैंडेड रहना जरूरी है, तो इस वजह से नहीं होता। एक और रीजन आपकी बुक में दिया है कि ये जो दो RNA हैं ये आइडेंटिकल थोड़ी ना है बच्चों, ये कॉम्प्लीमेंट्री है ना। अगर मान लो यहाँ पर ये कोई सीक्वेंस है तो यहाँ पर सीक्वेंस होती UACG इस तरह की, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री होने का मतलब आइडेंटिकल नहीं है, बल्कि इनमें अलग अलग सीक्वेंसेस है। तो अब तुम सोचो कि अगर ये 3-3 के कोडोन्स को हम पढ़ें तो फिर यहाँ पर अलग तरह के कोडोन्स होते और यहाँ पर अलग तरह के कोडोन्स होते, यानी इनसे अलग प्रोटीन चेन बनती और इनसे अलग प्रोटीन चेन बनती। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही जीन दो अलग अलग तरह की प्रोटीन चेन्स बनाए, उस जीन का एक ही सेगमेंट, मान लो ये सिस्ट्रोन वाला पार्ट है, वो एक दो तरह की प्रोटीन्स बनाए? नेवर पॉसिबल, है ना। ये तो हमने पढ़ा है कि अगर ये एक जीन है तो इसमें 3 सिस्ट्रोन हो सकते हैं, ये एक इन्फॉर्मेशन रख रहा है, ये दूसरी रख रहा है, ये तीसरी रख रहा है, बट यही सेम सिस्ट्रोन दो अलग अलग तरह की प्रोटीन बनाए, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए दोनों टेम्पलेट की तरह एक्ट नहीं करते। ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में दे रखा है। अब पहले हम क्वेश्चंस कर ले, उसके साथ साथ में जो भी टॉपिक्स आते जाएंगे वो मैं आपको रिवाइज कराती जाऊंगी। चलिए, तो ट्रांसक्रिप्शन में पहला क्वेश्चन 2024 में इससे क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन है देखना। A transcription unit in DNA is defined primarily by 3 regions in DNA and these are with respect to upstream to downstream जाना है आपको। इसका क्या मतलब है देखो, ट्रांसक्रिप्शन में जब आप ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में पढ़ते हो बच्चों, दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपको बताया कि एक बहुत बड़े DNA का सपोज ये वो सेगमेंट है जिसको ट्रांसक्रिप्ट होना है, तो इस सेगमेंट में 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले पार्ट को आप कहते हैं प्रमोटर, ये जो मेन RNA को बनाएगा ये है स्ट्रक्चरल जीन और ये है टर्मिनेटर। ठीक है, इसमें भी अगर हम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की बात करें तो पोलैरिटी कैसे डिसाइड करोगे, चलो बताओ। यहाँ पर 3 to 5 भी है और 5 to 3 डायरेक्शन भी है, कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा एंड क्या है? तो वो इस चीज़ से डिसाइड होता है कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में रेप्लिकेशन पढ़ाते वक्त ही बताया था कि DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में काम करता है। तो वैसे ही ध्यान रखना उसका जो भाई है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो भी हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में काम करता है, यानी जो नया RNA बन के तैयार होता है ना बच्चों, वो हमेशा इस डायरेक्शन में बनेगा, 5 to 3 डायरेक्शन में बनेगा। न्यूक्लियोटाइड्स ऐसे जुड़ेंगे, ऐसे जुड़ते जाएंगे न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, जब ये 5 to 3 डायरेक्शन में बन रहा होगा तो ये हमेशा अपने एंटी पैरेलल स्ट्रैंड पे बनेगा, यानी 5 to 3 RNA बनाने के लिए 5 to 3 टेम्पलेट नहीं होना चाहिए। कौन सा टेम्पलेट होना चाहिए? 3 to 5 टेम्पलेट होना चाहिए, इसलिए ब्लू वाले को इन्होंने टेम्पलेट स्ट्रैंड लिखा है।
समझ गए आप बात। टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन होगा हमेशा, डीएनए का वो स्ट्रैंड जो 3 to 5 पोलैरिटी रखता है। ओके, तो 3 to 5 पोलैरिटी का मतलब है कि अगर ये 3 एंड है, यहाँ से रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा तो इस रीजन को कहेंगे प्रमोटर, यहाँ पर आकर खत्म हो जाएगा तो उसको कहेंगे टर्मिनेटर। ठीक है, अब उसमें एक चीज़ सुनना, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि प्रमोटर किस एंड पर होता है तो तुम कहोगे मैम 3 एंड पर होता है, टर्मिनेटर होता है 5 एंड पर, बट ये गलत हो जाएगा। जब डेफिनेशंस दी गई, स्टैंडर्डाइजेशंस हुए, तो उसमें प्रमोटर की डेफिनेशन ऐसे नहीं दी जाती। एक्चुअली क्या हुआ सुनना कि ये स्ट्रैंड तो टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, अब इसका जो ऑपोजिट स्ट्रैंड है ना वो थोड़ा नाराज हो गया, उसने कहा कि वाह मेरी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, मुझे तो तुम ट्रांसक्रिप्शन में भी यूज़ नहीं कर रहे है ना, तो फिर मैं क्यों बैठा हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने कहा ठीक है ऐसा करते हैं, जो डेफिनेशंस देते हैं वो तेरे नाम पर दे देते हैं। ठीक है, तो ये जो दूसरा स्ट्रैंड है ना बच्चों, जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इस स्ट्रैंड का नाम देखो कैसा है, कोडिंग स्ट्रैंड। ऐसा लगेगा नाम पढ़ के कि ये कोडिंग कर रहा है। कोडिंग कौन करता है, टेम्पलेट करता है। इसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड पता है क्यों रखा, सोचो तुम, जो भी सीक्वेंस यहाँ होगी उसका कॉम्प्लीमेंट्री आएंगे ना बेसिस यहाँ पर, तो जो कोडोन्स बनेंगे 3-3 के कोडोन्स बनेंगे वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और ये ग्रीन वाला स्ट्रैंड भी तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये वाला स्ट्रैंड और ये वाला स्ट्रैंड आइडेंटिकल होंगे। बस इतना सा फर्क होगा कि यहाँ अगर टी है तो उसकी जगह यहाँ पर उसकी जगह यहाँ पर यू होगा। बाकी जो सीक्वेंस यहाँ होगी ना नाइट्रोजनस बेसिस की सेम सीक्वेंस होगी, तो इस स्ट्रैंड की सीक्वेंस कोडोन से मैच करती है, इसलिए इसका नाम रख दिया कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, और दूसरा इसको ये दे दिया कि भाई एक तो तुम्हें नाम बढ़िया दे देते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, और दूसरा तुम्हारे बेसिस पर डेफिनेशन दे देते हैं। तो अगर तुमसे कोई पूछे प्रमोटर किस एंड पर लोकेटेड है तो तुम कहोगे प्रमोटर 5 एंड पर लोकेटेड है। टर्मिनेटर किस एंड पर लोकेटेड है, टर्मिनेटर 3 एंड पर लोकेटेड है। किसका 5 एंड और किसका 3 एंड वो अंडरस्टूड है, कोडिंग स्ट्रैंड का 5 एंड। तो बहुत इजीली याद रख सकते हो कि जो टेम्पलेट है वो 3 to 5 में है, तो प्रमोटर कहाँ होगा, कोडिंग के 5 एंड पर। ठीक है, समझ आ गया। और इसी को अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। अप स्ट्रीम हमेशा 5 एंड को कहते हैं, डाउन स्ट्रीम हमेशा 3 एंड को कहते हैं। तो प्रमोटर कहाँ सिचुएटेड है, वैसे तो देखा जाए तो 3 एंड पर होना चाहिए था, डाउन स्ट्रीम पर होना चाहिए था, बट नहीं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रमोटर अप स्ट्रीम पर है और टर्मिनेटर डाउन स्ट्रीम पर लोकेटेड है। बात समझ में आ गई ना, ये सब हमने पढ़ रखा है, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक रिवीजन दिया है। एक और चीज़ इसमें ध्यान रखना, जब हम आरएनए बनाएंगे तो आरएनए की लंबाई इतनी नहीं होगी, यहाँ से यहाँ तक नहीं होगी बच्चों, बल्कि आरएनए की लंबाई देखो लिखा है दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, जो बनेंगे इसके पैरेलल वो यहाँ से बनेंगे। ये तो वो जगह होती है, इतनी जगह तो आरएनए पॉलीमरेज को जुड़ने में ही चली जाती है, यूँ समझ लो। ठीक है, तो यहाँ से वो ट्रांसक्रिप्शन शुरू करेगा, टर्मिनेटर की सीक्वेंस इन्वॉल्व होती है तो इतना बनेगा। ठीक है, प्रमोटर की सीक्वेंस नहीं आती, टर्मिनेटर की तो आती है क्योंकि वो यहाँ से निकल कर अलग होता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल जीन। ये मेन वो पार्ट है जिससे जीन का स्ट्रक्चर डिसाइड होगा, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल जीन या इसी को सिस्ट्रोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिस्ट्रोन। ओके, और इसी बेसिस पर तुम्हें पता है कि ये जो तुम्हें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दिख रही है, यहाँ तो एक ही सिस्ट्रोन दिखाया है, ऐसा हमारे में होता है। यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक यूनिट होती है, लेकिन पी फॉर प्रोकैरियोट्स में पी फॉर पॉलीसिस्ट्रॉनिक यूनिट होती है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक यूनिट का मतलब, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि एक ही स्ट्रक्चरल जीन है, इन तीनों का कॉमन प्रमोटर टर्मिनेटर है, बट ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, यानी ये सिस्ट्रोन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो पता है क्या होगा, जब इनसे आरएनए बनेगा ना, तो मान लो ये एक आरएनए बन गया, ये एक पूरा आरएनए बन गया, आरएनए एक ही बनेगा इनसे, पर इस आरएनए में 3 प्रोटीन्स की इन्फॉर्मेशन है। तो जब प्रोटीन चेन्स बनेंगी ना बच्चों, तो 3 अलग अलग प्रोटीन चेन्स बनेंगी। तो एक ही जीन से 3 तरह की प्रोटीन बन रही है, बट क्यों, क्योंकि जीन में फंक्शनल यूनिट्स हैं, अलग अलग स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं, उन्हें आप कहते हैं सिस्ट्रोन। और इस तरह का आप लैकोपेरॉन में पढ़ते हो, तो लैकोपेरॉन किसका एग्जाम्पल है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक यूनिट का। और लैकोपेरॉन किस में होता है, बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स में। तो हमेशा याद रखो कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक यूनिट्स प्रोकैरियोट्स में होती हैं और यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक होती है। मोनोसिस्ट्रॉनिक मतलब यहाँ पे ये पूरा एक ही सिस्ट्रोन है, ये पूरा स्ट्रक्चरल जीन इज अ सिंगल सिस्ट्रोन, 1 सिस्ट्रोन है, पूरा एक mRNA बनेगा और उससे एक लंबी प्रोटीन चेन बनेगी। बात समझ में आ गई। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर तुम्हें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में बता रखी है, मोनो और पॉली क्या होता है। इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना जो मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है कि अगर मैं प्रोकैरियोट्स के पॉलीसिस्ट्रोनिक की बात कर रही हूँ, C1, C2, C3 जो भी है,
तो ये mRNA एक ही बनाएगा पर प्रोटीन 3 तरह की बनाएगा। और अगर मैं यूकैरियोट्स के मोनोसिस्ट्रॉनिक की बात कर रही हूँ कि ये पूरा एक ही सी है, प्रमोटर टर्मिनेटर नहीं बनाए मैंने, ठीक है, कि ये पूरा एक ही सी है, तो ये क्या करेगा, इससे जो आरएनए बनेगा ना, एक ही आरएनए बनेगा, पर इस आरएनए में एक्सॉन इंट्रॉन 2 तरह की सीक्वेंसेस होंगी। यानी इस आरएनए में कुछ सीक्वेंसेस ऐसी हैं जो इसे ट्रांसलेट नहीं होने दे रही, इंटरप्ट कर रही हैं, इंट्रॉन्स बोलते हैं उनको, ठीक। और उन इंट्रॉन्स को हटाना ज़रूरी है, तो इसकी स्प्लाइसिंग होगी, स्प्लाइसिंग से इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाएगा, तो थोड़ा छोटा आरएनए बन जाएगा जिसमें सिर्फ एक्सॉन्स होंगे, और इसको आप कहेंगे मैच्योर्ड या प्रोसेस्ड एमआरएनए। इसको कहते हैं हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, एचएनआरएनए, ठीक है। और ये एक्सॉन इंट्रॉन क्यों बने, क्योंकि इस सिस्टोन पर भी 2 तरह की सीक्वेंसेस थी, मतलब सिस्टोन एक ही था लेकिन उसमें इस तरह की सीक्वेंसेस थी जो बीच बीच में इंटरप्ट कर रही थी, तो इसको कहते हैं स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। तो बहुत इजी है याद रखना। प्रोकैरियोट्स में तो आपको पॉलीसिस्टोनिक याद रखना है, यानी यहाँ पे सिस्टोन ही खूब सारे हैं और उन सिस्टोन से एमआरएनए एक बन रहा है और प्रोटीन 3 तरह की बन रही है, और कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, स्प्लाइसिंग वगैरह कुछ नहीं है, एक्सॉन इंट्रॉन कुछ नहीं है। तो यूकैरियोट में सब कुछ सिंपल था ना, तो उसमें क्या डाल दिया, डीएनए में स्प्लिट जीन अरेंजमेंट कर दिया, उससे जो आरएनए बना वो हेटेरोजीनस आरएनए बन गया, 2 तरह की सीक्वेंसेस रखता है, तो उसकी स्प्लाइसिंग की ज़रूरत पड़ गई, कैपिंग टेलिंग भी होती है साथ में, और फिर उससे फाइनल प्रोटीन बना, ठीक है। प्रोटीन एक ही बनेगा, मतलब पहले एक्सॉन्स और फिर इसके बाद एक बन गया ये प्रोटीन। क्लियर, डन है क्या। अब इससे ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ाऊंगी, यहाँ पे इससे ज़्यादा डिटेल पढ़नी है तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में जाओ, वहाँ हर एक लेक्चर को बहुत ही आराम से मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। चलो बताओ, तो ये कह रहा है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ 3 रीजन्स कौन से हैं, तो ये कर दूं ऑप्शन, पहले प्रमोटर, फिर स्ट्रक्चरल जीन और फिर टर्मिनेटर। डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का करेक्ट प्रोडक्ट बताना है तुमको, यानी नाम से पता लगाना है, हमें बात कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन की, हम एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे, हमें इसका ट्रांसक्रिप्ट बताना है। ये आपको टेम्पलेट दिया है एक, और टेम्पलेट का मतलब उन्होंने लिखा है 3 to 5 डायरेक्शन, तो अंडरस्टूड है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड ही है। हो सकता है यहाँ 5 to 3 लिखा होता तो फिर ये कोडिंग स्ट्रैंड होता, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई ना। क्योंकि आरएनए 5 to 3 डायरेक्शन में बनता है, तो टेम्पलेट कौन है 3 to 5, तो यस वी हैव अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, उससे हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट कैसे बनाए, जो आरएनए बनेगा वो 5 to 3 डायरेक्शन में बनेगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस निकाल लो। टी के सामने ए आएगा, ए के सामने टी आता, बट टी आरएनए में होता नहीं है, तो यू जी, फिर ए के सामने यू, टी के सामने ए, फिर सी सी, ऐसे निकालते जाएं। तो यहाँ लिखने की जगह सीधा ऑप्शंस देख लूँ मैं, सारे ऑप्शन में 5 to 3 दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पोलैरिटी देखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो 5 के बाद ए यू जी, ठीक है, फिर यू ए सी, ठीक है, कहाँ तक हो गया ये 3 हो गए। इजी रहता है, अगर तुमसे गड़बड़ हो जाए ना ऐसे 3 के टुकड़ों में कर लिया करो, फिर उससे इजी रहेगा। जी सी ए से सी जी यू, ठीक है भाई, फिर यू यू ए, ठीक है, फिर ये यू ए जी, ठीक है, फिर ये जी यू ए एंड ए जी यू, यस फर्स्ट ऑप्शन में आंसर मिल गया लकीली, है ना। 2024 का क्वेश्चन है, ज़्यादा उलझाया नहीं तुमको यहाँ पर, ओके। यहाँ तो यही गलत है, इसमें क्या गड़बड़ है, ये भी मुझे सेम लग रहा है, यहाँ जाके गड़बड़ की है इसमें, जी जी। एक मिनट रुकना बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन में ना एक बार रिकन्फर्म ज़रूर कर लेना चाहिए, हम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे। यहाँ एक कम लिखा है न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड कम लिखा है, देखो 3 का ये, 3 का ये, 3 का ये, 3 का ये, हाँ ठीक है, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 2 ही रह गए, यस ये वैसे ही गलत है, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2024 में एक और क्वेश्चन आया हुआ है ट्रांसक्रिप्शन से, मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है, करो। आरएनए पॉलीमरेज को किससे मैच करूँ बताओ। अब इन्होंने ट्रांसक्रिप्शन वर्ड तो कहीं नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने आरएनए का नाम तो लिखा है ना, ये कोई पहचानते हो तुम एसएनआरएनए, टीआरएनए क्या होता है। टीआरएनए तो सबको पता है, ट्रांसफर आरएनए। एसएनआरएनए किसको कहते हैं पता है, जो मेन 3 तरह के आरएनए है ना, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, वो तो हटा दो, उनके अलावा कुछ स्पेशल आरएनएज और होते हैं, उनमें से एक होता है एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। जब हम बायोटेक्नोलॉजी में आरएनए इंटरफेरेंस मेथड पढ़ते हैं तो वहाँ पर मैं तुम्हें बताती हूँ इन स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज के बारे में बहुत शॉर्ट में,
ज़्यादा डिटेल नहीं कि वो क्या होते हैं, इंटरफेयरिंग आरएनए जो होते हैं, ठीक है, तो वो एसएनआरएनए हैं। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है बच्चों कि मैं तुम्हें कह रही हूँ ट्रांसक्रिप्शन का काम करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। अब आरएनए पॉलीमरेज के लिए फिर से 2 चीज़ें तुम्हें याद रखनी है, सुन लो क्या। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में एक अकेला आरएनए पॉलीमरेज होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और ये तीनों अलग अलग आरएनए के लिए ट्रांसक्रिप्ट करते हैं, जिसे आप आरएमटी से याद रखोगे। जैसे पीएमटी का एग्जाम होता है, प्री मेडिकल टेस्ट नाम था पहले नीट का, वैसे इसको आरएमटी से याद रख सकते हो तुम, ठीक है। तो ये आरआरएनए बनाएगा, ये एमआरएनए बनाएगा और ये टीआरएनए बनाएगा। अभी अभी मैंने तुम्हें बताया कि एमआरएनए हमारे में हेट्रोजीनस, यूकैरियोट्स की बात हो रही है ना, तो एक्सॉन इंट्रॉन्स की फॉर्म में बनता है, तो हो सकता है ऑप्शन में एचएनआरएनए भी लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। तीसरी बात कि ये जो है ना थर्ड वाला, ये टीआरएनए तो बनाएगा ही बनाएगा, ये सबसे छोटा भाई है ना, इससे सबसे ज़्यादा काम करा रहे हैं दोनों बड़े भाई मिलकर, तो ये इससे एसएनआरएनए भी बनवाते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। प्लस एक जो आरआरएनए होता है ना, वैसे तो ये बनाएगा आरआरएनए, पर आरआरएनए के बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं बच्चों, तो उसमें से जो सबसे छोटा वाला आरआरएनए है 5S आरआरएनए, वो भी ये इसी से बनवाएगा। कह रहा है भाई छोटा भाई है, उससे काम करवाओ सारे छोटे मोटे, ठीक है। ये यहाँ दे रखा है, तुम्हें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ है तुम्हारी बुक में गिवन। ये दे रखा कि कौन सा आरएनए किसको बनाता है, ठीक है। ये रहा टीआरएनए 5S SN, तीनों को मिलकर थर्ड बनाता है, ठीक है ना। तो वो जो मैंने यहाँ पर लिखा था, अच्छा उसमें एक चीज़ और लिखनी थी, तो मैं तुम्हें ये बता रही थी कि यूकैरियोट्स में तो आरएनए पॉलीमरेज 3 तरह का है, प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज एक ही अकेला है, वो सारे आरएनए बनाता है, लेकिन ये अपने साथ 2 फैक्टर्स की मदद लेता है, एक सिग्मा फैक्टर, एक रो फैक्टर। सिग्मा स्टार्ट करता है, रो रोकता है, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3 चीज़ें हो गई, यहाँ पर भी 3 चीज़ें हो गई, इस तरह तुम याद रख सकते हो, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन शायद इसी से रिलेटेड है कि आरएनए पॉलीमरेज को इससे टिक कर दूं मैं। देन टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन को रोकेगा कौन, रो फैक्टर। स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन कौन करेगा, ये रहा। एसएनआरएनपीज क्या होते हैं, तुम्हारी बुक में शायद नाम नहीं है, लास्ट में ट्रांसक्रिप्शन के टॉपिक में स्प्लाइसिंग के बारे में दे रखा है, ये रहा। तो स्प्लाइसिंग में तुम्हें ये याद रखना है बच्चों, स्प्लाइसिंग में जो एंजाइम स्प्लाइसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, उस एंजाइम को कहते हैं स्प्लाइसियोसोम। क्या कहते हैं उसको, स्प्लाइसियोसोम। और स्प्लाइसियोसोम को स्नर्प्स भी कहते हैं, स्नर्प्स भी कहते हैं, ये वही जो वहाँ लिखा हुआ है, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, स्नर्प्स। यहाँ पे यू की कोई फुल फॉर्म नहीं है, वैसे पढ़ते वक्त इसको स्नर्प्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये तो लिखा है तुम्हारी बुक में, ये स्नर्प्स, SNRNPs, ओके, स्नर्प्स RNPs, चलो जो भी लिखा है इन्होंने। तो स्प्लाइसिंग के लिए SNRNPs रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, क्योंकि जो स्प्लाइसियोसोम एंजाइम है वो एक्चुअली इसका बना होता है, ठीक है। क्लियर, क्लियर है क्या। देन नेक्स्ट क्या है, टाटा बॉक्स। ये क्यों दे दिया 2024 में, थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी दे दिया, हालांकि एप्लीकेशन में बता दिया जाता है तुम्हें कि जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है ना बच्चों, जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है, ज़्यादा डिटेल नहीं दी इसलिए उन्होंने, नहीं पता वो बच्चा भी कर सकता है इस क्वेश्चन को। तो किसी भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पर जो प्रमोटर रीजन होता है, ये जनरली TA रिच होता है, ये वो रीजन चुना जाता है जहाँ पर TA खूब सारे हों, ठीक है। तो इसको टाटा बॉक्स बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर CG होते तो वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा होते, तो ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती बॉन्ड तोड़ने के लिए। तो जनरली ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रमोटर वो होता है जहाँ पर TA रिच हो, जिससे कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो और कम एनर्जी लगानी पड़े उनको तोड़ने के लिए। तो टाटा बॉक्स इज रिलेटेड टू द प्रमोटर, ठीक है। सो A का फोर्थ एक ही ऑप्शन में था, तो वैसे भी ये क्वेश्चन हो जाएगा तुमसे, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ें। देन नेक्स्ट क्या है, एक मिनट रुको, मेरे दिमाग में एक बात क्लिक कर रही है, मैंने तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे ना एक चीज़ थी, सॉरी, एक बात ध्यान रखना। ये अभी मैं बोल रही थी ना कि स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए और ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, दोनों मिक्स हो गया मुझसे। जो मैं आपको अभी मैंने आपको कहा कि ये जो SNRNA है ये क्या है, इनका नाम है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए वो वाले नहीं है जो आरएनए इंटरफेरेंस मेथड में यूज होते हैं ना, उनका नाम है siRNA बच्चों, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। और ये जो SNRNA है ना वो इसका पार्ट है, इसलिए मैं देख रही थी कि यार इसका कुछ रिलेशन था एक दूसरे से, सॉरी दिमाग से निकल गया था। SNRNPs क्या है, ये जो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है ना, जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ने बनाया है जिनको, ये कुछ प्रोटीन्स के साथ जुड़कर इस SNRNP यानी स्प्लाइसियोसोम्स को बनाते हैं और फिर यही स्प्लाइसियोसोम्स स्प्लाइसिंग करते हैं।
आज समझ में आ गई आप लोगों को? ध्यान रहेगी ना ये चीज़। तो जो SNRNA है वो एक्चुअली स्प्लाइसिंग के लिए बनाए गए हैं। वहाँ RNA इंटरफेरेंस मेथड में स्मॉल इंटरफेयरिंग siRNA होता है, ठीक है। इसलिए फुल फॉर्म्स दिमाग में रखना ज़रूरी है, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म से चीज़ें कभी कभार गलत भी हो जाती है। डन। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ RNA पॉलीमरेज थर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स? बताओ, अगर हम RNA पॉलीमरेज थर्ड की बात करें, जो सबसे छोटा भाई है, तो उससे क्या क्या करवा रहे हैं? उससे करवा रहे हैं RMT, एक 5S सबसे छोटा rRNA दे दिया उसको, और SNRNA भी बनवा लिया, तो ऑप्शन 4, ठीक है। rRNA और कौन से टाइप्स के होते हैं बच्चों 5S के अलावा? यहाँ पे दे रखा है 5S के अलावा और कौन से RNA होते हैं, ये रहे 28, 18, 5.8, ये यूकैरियोट्स की बात हो रही है। इसमें से यही 28S राइबोजाइम की तरह एक्ट करता है हमारे में। प्रोकैरियोट्स में 28 की जगह 23S होता है, ओके। देन नेक्स्ट क्या है? Which is the sequence on corresponding coding strand if the sequence on mRNA is as follows? वही सीक्वेंस पे क्वेश्चन आया हुआ है, तुमसे पूछा है कोडिंग स्ट्रैंड की क्या सीक्वेंस होगी अगर which is the sequence of on corresponding coding strand, ये ऑफ करो, which is the sequence of coding strand if the sequence of mRNA formed is as follows? सीक्वेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग कोडिंग, ओहो यहाँ पे कुछ, अच्छा मुझे ये सीधा ऑप्शन पढ़ रही थी, मैं वो देख रही थी क्वेश्चन में सीक्वेंस है क्या, सॉरी बच्चों, ये रही, ये आपको क्वेश्चन में दिया है, ये रहे 4 ऑप्शन, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है एज फॉलोज, किसकी सीक्वेंस है? ये mRNA की सीक्वेंस है, यानी अब की बार आपको प्रोडक्ट दे दिया, mRNA दे दिया 5 to 3 डायरेक्शन में, और आपसे किसकी सीक्वेंस पूछ ली? आपसे कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस पूछी है बच्चों, टेम्पलेट स्ट्रैंड की नहीं पूछी। अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड की पूछते तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालते। अगर कोडिंग स्ट्रैंड पूछा है तो अभी अभी बताया मैंने आपको कोडिंग स्ट्रैंड क्या होता है। कोडिंग स्ट्रैंड विच हैज़ एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस एज mRNA। अगर mRNA यहाँ पर ऐसे बन रहा है 5 to 3 डायरेक्शन में, तो जो इस mRNA की सीक्वेंस है वही इस कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस है, बस एक फ़र्क है, जहाँ जहाँ पे यहाँ T होगा वहाँ वहाँ यहाँ पर U होगा, ठीक है। क्लियर? तो बता दो, बहुत आसान है क्वेश्चन। तो AUC ATC वाला ऑप्शन देख लो, ATC वाले 2 हैं। अच्छा, पोलैरिटी भी देखनी है, तो पोलैरिटी के बेसिस पे तो बहुत जल्दी आ जाएगा। कोडिंग स्ट्रैंड है तो 5 to 3 पोलैरिटी रखता है, तो ये वाला ऑप्शन हटा दो, इसने 3 to 5 कर दिया, है ना। बाकी तो है ही गलत, क्योंकि हमें तो सेम सीक्वेंस निकालनी है, तो आंसर मिल गया, आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, फर्स्ट से ही आपने हिंट से आंसर निकाल लिया। समझ गए ना कैसे निकाला? एक तो मैंने सेम सीक्वेंस देखी है, बिल्कुल सेम होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं चाहिए मुझे। टेम्पलेट निकालना होता तो कॉम्प्लीमेंट्री लेते, और दूसरा पोलैरिटी के बेसिस पर देख लिया, ठीक है। डन, आगे बढ़ें। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ RNA पॉलीमरेज थर्ड? 2021 में भी आया हुआ है इन यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में 3 चीज़ों के लिए कोड करता है, tRNA, 5S rRNA और SNRNA, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, स्टार बना देना। देन ये वाले तीनों RNA के लिए कौन कोड करता है? ये RMT फर्स्ट, RNA पॉलीमरेज फर्स्ट rRNA के लिए कोड करता है, बट 3 तरह के rRNA बनाता है वो, एक अकेला नहीं, ओके। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट बताओ। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स, सही है क्या? स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट, गलती मत कर देना, ज़्यादातर बच्चे यही गड़बड़ कर देते हैं कि पॉलीसिस्ट्रोनिक में हम 3 सिस्ट्रोन बना रहे हैं मान लो, तो उसको स्प्लिट जीन समझ जाते हैं, वो स्प्लिट जीन नहीं है, वो पॉलीसिस्ट्रोनिक है, जीन वहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं हो रखी है जीन की। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट यूकैरियोट्स में बताया है मैंने तुमको, जहाँ पे एक्सॉन इंट्रॉन वाला सेटअप बनेगा, ठीक है। कैपिंग टेलिंग में देख लो क्या होता है, जब स्प्लाइसिंग होती है ना बच्चों, अगर हम यूकैरियोट्स का डायग्राम देखें, ये रहा, ये हमारा DNA है, इसमें टेम्पलेट स्ट्रैंड से RNA बन रहा है। तो जैसे ही RNA बन के तैयार होता है, बल्कि शुरू में अभी बन के अलग भी नहीं हुआ, यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया जाता है, दैट इज गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और वो भी मिथाइलेटेड, तो इसका नाम है मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नॉर्मली न्यूक्लियोटाइड में 3 फॉस्फेट थोड़ी ना होते हैं, एक ही फॉस्फेट होता है, बट ये थोड़ा अनयूजुअल टाइप का न्यूक्लियोटाइड है, इसमें 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं और एक मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको 5 एंड पर जोड़ते हैं, दिस इज कॉल्ड कैपिंग। जैसे ही RNA बन के तैयार होता है, इसमें देखो एक्सॉन इंट्रॉन दिख रहे हैं तुम्हें, क्योंकि यहाँ स्प्लिट जीन अरेंजमेंट था, यहाँ क्या था? स्प्लिट जीन अरेंजमेंट था, इसकी वजह से 2 तरह के कोडोन्स बने, एक्सॉन इंट्रॉन। हमेशा ध्यान रखना, इंट्रॉन आर द इंटरप्टिंग सीक्वेंस, एक्सॉन जो खुद को एक्सप्रेस करेगा आगे जाकर, ये भी पूछ लेते हैं। और जैसे ये बन के तैयार हुआ, इसके 3 एंड पर एक पॉली ए टेल जोड़ दी, एडिनोसिन रिच, एक 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसमें,
दिखने में छोटी सी लग रही है, 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड्स की एक चेन छोड़ दी, दैट इज पॉली ए टेल। तो इसको बोलते हैं टेलिंग, पॉली एडिनाइलेशन या टेलिंग। तो कैपिंग टेलिंग समझ में आ गया। जब टेलिंग चल रही थी साइमल्टेनियसली इंट्रॉन्स का रिमूवल शुरू हो गया, तो फिर क्या रह गए, सिर्फ एक्सॉन्स रह गए स्प्लाइसिंग के बाद, ठीक है। तो इसको तो क्या, ये जो बन के तैयार हुआ है ना, यहाँ पे ये mRNA नहीं लिखना चाहिए, इसको लिखना चाहिए HNRNA, दिस इज हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA। और ये जो अब बन के तैयार हुआ है ये है प्रोसेस्ड या मेच्योर mRNA, इट इज़ रेडी फॉर ट्रांसलेशन। ये सब कुछ काम कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर, ट्रांसलेशन कहाँ होगा, न्यूक्लियस के बाहर। डन। So in capping, methyl guanosine triphosphate is added to 3 end of HNRNA। जल्दीबाजी में हम पढ़ रहे हैं, हाँ बढ़िया बढ़िया लिखा है, 3 end पे ध्यान ही नहीं दिया, 5 end पर जुड़ेगा। RNA polymerase binds with Rho factor to terminate the process of transcription in bacteria। Yes, prokaryotes में ही Rho factor की ज़रूरत है। The coding strand in a transcription unit is copied to an mRNA। आपको क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, मिल गया हमें। अगर बाई चांस किसी बच्चे को कॉपीड वर्ड पढ़ के कन्फ्यूजन हो कि यार कॉपीड का मतलब क्या है, कोडिंग मतलब है या उसके जैसी कॉपी है इसलिए है, तो वैसे तो आंसर मिल गया, बट फिर भी ध्यान रखो कॉपीड का मतलब यहाँ एक तरह से कहना चाह रहा है कि इस पर काम हुआ है, इसकी कॉपी करके बनाया गया है, टेम्पलेट की कॉपी करके बनाया गया है, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री है, पर कॉपीड का मतलब यहाँ टेम्पलेट स्ट्रैंड से है। तो ये गलत है बच्चों, क्योंकि कोडिंग स्ट्रैंड पर काम नहीं होता, काम कहाँ होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड पर होता है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट मिल गया हमको। नेक्स्ट, विच इज द ओनली एंजाइम दैट हैज कैपेबिलिटी टू कैटलाइज इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। ये कहाँ से आ गए 3 वर्ड्स, इसमें कुछ अलग नहीं है। ये जो आप प्रोसेस पढ़ रहे हो ना, यही वाला डायग्राम प्रोकैरियोट में देख लो। तो प्रोकैरियोट्स में ये डीएनए, इस डीएनए से आरएनए बनाना है, तो जब सबसे पहले सिग्मा फैक्टर आके जुड़ेगा, इनिशिएशन, फिर चेन बढ़ती रहेगी आगे, सिग्मा अलग हो जाएगा। अब सिग्मा की जरूरत नहीं है, सिग्मा सिर्फ प्रोसेस को शुरू करवाता है, चेन बनती रहेगी। जब इसको अलग करना है, चेन को अलग करना है, तो रो फैक्टर आके जुड़ जाएगा, दैट इज टर्मिनेशन। इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, हमारे में भी तीनों स्टेप होते हैं इस प्रोसेस के दौरान। जब प्रोसेस शुरू होता है इनिशिएशन, चेन लंबी हो रही है इलोंगेशन, और अलग हो रही है टर्मिनेशन, बट हमारे में रो एंड सिग्मा नॉट रिक्वायर्ड, रो एंड सिग्मा नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है क्या, क्लियर। तो ये कह रहा है कि तीनों एंजाइम, तीनों स्टेप्स को एक ही एंजाइम कर रहा है। ये इसलिए भी दिया है, जैसे रेप्लिकेशन में तो क्या था, अलग अलग स्टेप के लिए अलग अलग एंजाइम थे, पर ट्रांसक्रिप्शन में तीनों स्टेप्स एक ही के लिए हैं। और प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है, तो अब देखो डीएनए पॉलीमरेज चूज करूं कि आरएनए पॉलीमरेज चूज करूं। डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन करेगा, आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन करेगा, तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए हो गया ऑप्शन 3, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ये वैसे रेप्लिकेशन का क्वेश्चन है देखा जाए तो, नहीं रेप्लिकेशन का नहीं है, मैम ने भी जल्दी जल्दी में गड़बड़ कर दी। नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। बच्चों ट्रांसक्रिप्शन में भी तो हेलिक्स खुलेगा ना, तभी उस पर काम होगा, तो वहाँ तो हेलिकेज चाहिए था, बट ट्रांसक्रिप्शन में कोई दूसरा एंजाइम नहीं चाहिए, सारे काम आरएनए पॉलीमरेज ही करेगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज। बहुत आराम से चांसेस थे कि यहाँ क्वेश्चन पढ़ते ही हेलिकेज टिक कर आए होंगे बच्चे, ठीक है। बट ट्रांसक्रिप्शन में चाहे हेलिक्स को खोलना है, चाहे पॉलीमराइजेशन करना है, चाहे प्रोसेस को एंड करना है, हर काम अकेला आरएनए पॉलीमरेज ही करेगा, ठीक है। वो बात अलग है कि यहाँ पर प्रोकैरियोट यूकैरियोट के लिए आ जाए तो तुम्हें देखना है सिग्मा रो फैक्टर चाहिए कि नहीं चाहिए, बट काम सारे ही अकेला करेगा, ठीक है। What will be the sequence of mRNA produced by the following stretch of DNA? पूरा स्ट्रेच दे दिया तुम्हें डीएनए का, अच्छा नाम भी दे दिया कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड है। टेम्पलेट है क्योंकि 3 to 5 है पोलैरिटी, और कोडिंग है क्योंकि 5 to 3 है पोलैरिटी, बिल्कुल ठीक है। और हमसे क्या पूछा है, mRNA की सीक्वेंस बताओ, है ना। तो mRNA की सीक्वेंस, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसके अकॉर्डिंग निकाल लो, या कोडिंग स्ट्रैंड से निकालना आसान लगता है तो उसके लिए निकाल लो। अगर इससे निकालोगे तो कॉम्प्लीमेंट्री देख लेना, इससे निकालोगे तो सेम सीक्वेंस देख लेना, ठीक है। और पहले आरएनए की पोलैरिटी चुन लो, आरएनए की पोलैरिटी 5 to 3 होती है, तो 5 to 3 वाले 2 ऑप्शन हैं, तो ये दोनों तो हटा दूं मैं। अब 5 to 3 में मेरे को कोडिंग स्ट्रैंड से इजी लगता है क्योंकि सेम सीक्वेंस होती है, बस टी की जगह यू लगा दो, बाकी सब सेम सीक्वेंस होती है। तो UACG ये रहा, ये वाला, तो ऑप्शन 2, ठीक है, क्लियर।
नेक्स्ट, मैच आरएनए पॉलीमरेज विद देयर ट्रांसक्राइब्ड प्रोडक्ट। ये देखो मैच द कॉलम आया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड RMT, तो R ये रहा, M यानी HNRNA और T यानी ये रहा। फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, सेकंड थर्ड एंड फर्स्ट, ऑप्शन 3, सेकंड थर्ड एंड फर्स्ट। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। 2018 का क्वेश्चन है। फ्रैंकलिन स्टॉल कॉइंड द टर्म लिंकेज, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, मॉर्गन ने दी थी ये टर्म। पुनेट स्क्वायर वॉज डेवलप बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट, ये दे रखा है एज इट इज स्टेटमेंट आपकी NCERT में। स्प्लाइसियोसोम टेक्स पार्ट इन, पुनेट स्क्वायर वॉज डेवलप बाय अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, क्या हुआ इसमें? ब्रिटिश साइंटिस्ट नहीं थे क्या पुनेट स्क्वायर? पुनेट कौन से साइंटिस्ट थे बच्चों? देखना एक बार, चेक करना। इस पर मैं मान लो मुझे नहीं याद आ रहा नीट में, क्वेश्चन मार्क रख देते हैं और देख लेते हैं, ठीक है। स्प्लाइसियोसोम टेक्स पार्ट इन ट्रांसलेशन, नहीं। स्प्लाइसियोसोम का ट्रांसलेशन में क्या रोल है? ट्रांसलेशन में नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन में है। ट्रांसडक्शन वॉज डिस्कवर्ड बाय एल्टमैन, नहीं। ट्रांसडक्शन का आप कुछ नहीं पढ़ते, ये गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। तो यस, हमें मिल गया सही स्टेटमेंट। नहीं भी याद आ रहा उसको छोड़ के आगे बढ़ो, आपको हिंट मिल जाएगी। नेक्स्ट, एक सीक्वेंस दी है तुम्हें कोडिंग स्ट्रैंड पे से, ठीक है। व्हाट विल बी द करेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ ट्रांसक्राइब्ड mRNA? कोडिंग स्ट्रैंड से निकालना इज वेरी इजी। पोलैरिटी दी नहीं है, सिर्फ सीक्वेंस बनानी है, तो T की जगह U लगा दो, बाकी सेम ले लो। AGG ये रहा आई थिंक, UAU, CGC AU। वाह, सब में पहले ऑप्शन में सही सीक्वेंस आ रही है। पर इसको अपना एक वो मत बना लेना, मूल मंत्र की कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें फर्स्ट ऑप्शन कर देंगे, वो सही होगा, क्या पता कोई और ऑप्शन हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स पे हमेशा यकीन रखो। विच RNA शुड बी मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल सेल? ये पता है क्या तुम्हें? मोस्ट अबंडेंट का मतलब, ये जो 3 तरह के RNA होते हैं, पुराना क्वेश्चन होगा, 2017 का है, वैसे आपकी बुक में दिया नहीं है इतना डिटेल, बट मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, जब भी ये चैप्टर पढ़ाती हूँ तो तीनों RNA में डिफरेंस लिखवाती हूँ, mRNA, rRNA और tRNA में। तो उसमें हम पढ़ते हैं बच्चों कि जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला RNA है, भाई आप इसको थोड़ा सा लॉजिकली भी समझ सकते हो कि ये mRNA है। mRNA क्या होगा? जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तब बनेगा, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा, फिर बनेगा, फिर खत्म हो जाएगा, इस तरह चलता रहता है। जो rRNA है, rRNA वो राइबोसोम्स में होते हैं क्या? राइबोसोम्स rRNA से बनते हैं, और जो tRNA है वो साइटोप्लाज्म में पड़े हैं, अमीनो एसिड्स का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा RNA होता है, ध्यान रखना, इज tRNA, सॉरी T नहीं, rRNA। क्यों rRNA? क्योंकि rRNA क्या है? राइबोसोमल RNA है, एंड यू नो सेल में राइबोसोम्स बहुत सारे होते हैं, है ना, स्कैटर्ड भी रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी हैं, RER से भी चिपके हुए हैं, तो राइबोसोम्स को बनाने वाला RNA सबसे ज़्यादा होगा, दैट इज rRNA, ठीक है, सिंपल। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्प्लाइसियोसोम आर नॉट फाउंड इन सेल्स ऑफ, स्प्लाइसिंग की जरूरत किसको नहीं है? प्रोकैरियोट्स को, तो बैक्टीरिया में स्प्लाइसियोसोम नहीं होगा। व्हाट इज स्प्लाइसियोसोम? फिर से लिख देती हूँ, स्प्लाइसियोसोम को स्नर्प्स कहा जाता है। स्नर्प्स मतलब ये SNRNA प्लस प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, क्लियर। द इक्विवेलेंट ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन, द इक्विवेलेंट ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन, इनमें से कौन स्ट्रक्चरल जीन को बताता है बच्चों? सिस्ट्रोन। सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब अलग टाइप से पूछा गया, थोड़े ऐसे टर्म्स दे रखे हैं, जैसे म्यूटॉन मतलब म्यूटेशन की यूनिट, ऑपेरॉन जो आप लैकोपेरॉन में पढ़ते हैं, रेकॉन रिकॉम्बिनेशन की यूनिट को कहते हैं, ऐसे ही सिस्ट्रोन इज द यूनिट ऑफ जीन। जैसे पहले होता था ना, ऐसा मानते थे एटम डिविजिबल नहीं है, फिर पता चला एटम में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, वैसे ही पहले सोचते थे कि जीन एक पूरी एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, फिर बाद में पता चला नहीं यार, जीन में भी स्मॉल यूनिट्स हो सकती हैं, दैट इज सिस्ट्रोन, क्लियर। Which rRNA act as structural RNA as well as ribozyme in bacteria? Very important question. वो कौन सा RNA है जो राइबोजाइम एंजाइम की तरह एक्ट करता है? 23S। प्लीज ध्यान रखना, अगर सेम क्वेश्चन यूकैरियोट्स के लिए आएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 28S, ठीक है। नेक्स्ट, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज कैटालाइज ट्रांसक्रिप्शन ऑन वन स्ट्रैंड। जब भी ये नाम आए इसको पूरा एक सर्कल कर दो, ये एक ही एंजाइम का नाम है। इट कैटालाइज ट्रांसक्रिप्शन ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ DNA विच इज कॉल्ड, जिस स्ट्रैंड पर ट्रांसक्रिप्शन चलता है उस स्ट्रैंड को क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। डायरेक्शन ऑफ, क्या है इसमें? डायरेक्शन ऑफ RNA सिंथेसिस एंड डायरेक्शन ऑफ रीडिंग ऑफ द टेम्पलेट। इसमें क्या बात है? RNA सिंथेसिस की डायरेक्शन मैंने तुम्हें क्या कहा? RNA हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में बनेगा, और टेम्पलेट की खुद की डायरेक्शन होगी 3 to 5। सिंपल।
तो पहले इन्होंने आरएनए की डायरेक्शन पूछी है, तो 5 to 3 ये रहा, ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही हटा दो, और टेम्पलेट की डायरेक्शन है 3 to 5, सो ऑप्शन 1। बिल्कुल एकदम दिमाग में अच्छे से कॉन्सेप्ट बैठा हुआ होना चाहिए। 2012 और 9 दोनों में आया है, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन इन अ डिफाइंड ऑर्डर इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। मतलब क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल नहीं आ रहे, देखो जितना तुम्हें ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते वक्त डर लगता है, यहाँ पर नीट में क्वेश्चन उतने ही आसान आ रहे हैं, तुम्हें ज़्यादा डराया नहीं गया, ज़्यादा परेशान नहीं किया गया, बोर्ड्स में आते हैं अच्छे क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। इफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस, छोटी सी सीक्वेंस दी है, व्हाट वुड बी द कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड सीक्वेंस बच्चों। इफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज द नाइट्रोजनस सीक्वेंस, ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, उसमें से एक स्ट्रैंड पर सीक्वेंस दे दी इन्होंने तुम्हें, और फिर तुमसे पूछा है व्हाट वुड बी द कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड सीक्वेंस। में तुम्हें कुछ दिमाग नहीं लगाना, तुम्हें कह रहा है कि इसकी एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बता दो हमें आरएनए पर, तो कॉम्प्लीमेंट्री यानी ए के सामने इसका कॉम्प्लीमेंट्री टी होता है, बट आरएनए में यू आएगा, टी के सामने ए आएगा, सी के सामने जी, टी के सामने फिर से ए करना, टी के सामने यू मत कर देना, इसलिए पहले पूरा लिख लिया करो, फिर टी हटा के यू लगा दिया करो, और जी के सामने सी, तो ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री में सीक्वेंस मिलेगी UAGAC। बोल रहा है इसकी अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए सीक्वेंस निकालनी है तो वो क्या होगी, ठीक है। इसमें गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, तो ढंग से करना इस तरह के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट, राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन, ये सेल चैप्टर में भी बताया था तुम्हें कि RNA एक ऐसा आरएनए है जिसका सिंथेसिस कौन करता है बच्चों, ध्यान है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस बताया था ना, RNA बनता है, फिर बाहर से प्रोटीन्स आते हैं, उनको जोड़कर राइबोसोम्स बनाता है, असेंबल करता है उसको, वही है ये। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का पार्ट क्या नहीं है इनमें से, ये रहा इंड्यूसर। इंड्यूसर तुम कहाँ पढ़ते हो, इंड्यूसर कहाँ पढ़ते हैं पर उसमें लैकोपेरॉन में, इंड्यूसर कहाँ पढ़ा हमने, लैकोपेरॉन में तो एक तो आई जीन था, वो तो इनहिबिटरी जीन था, फिर प्रमोटर, सिस्ट्रोन, फिर टर्मिनेटर और ऑपेरॉन, नहीं इंड्यूसर तो वहाँ पर भी नहीं होता, तो इंड्यूसर इसका पार्ट नहीं है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का। अच्छा देखो इंड्यूसर ही याद नहीं आ रहा मैम को, इंड्यूसर वो था ना लैकोपेरॉन में, यस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का पार्ट नहीं होता, पर जो लैक्टोज बैक्टीरिया में एंटर करता है, हम उसको इंड्यूसिबल एपेरॉन क्यों कहते हैं, क्योंकि वो ऑपेरॉन सोया हुआ है, उसको जगाना है, तो जगाने का काम कौन करता है, खुद लैक्टोज, तो लैक्टोज एक्ट एज एन इंड्यूसर। तो बट ऑब्वियस इंड्यूसर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का पार्ट नहीं है, वो अलग से एक मॉलिक्यूल है। ओके, रिमूवल ऑफ RNA पॉलीमरेज 3 फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म विल अफेक्ट द सिंथेसिस ऑफ, तो सबसे छोटा भाई क्या बना रहा था, RMT, tRNA बना रहा था, एक rRNA का सब टाइप बना रहा था, वो भी दिया है इन्होंने, हालांकि टेक्निकली गलत है क्वेश्चन, क्योंकि इनको फिर मेंशन करना चाहिए था 5.8 ऐसा कुछ लिख देते, बट हम मतलब इन शॉर्ट लेके चलें तो RMT, तो tRNA नहीं बन पाएगा, ठीक है। snRNA विच ऑल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट, दोबारा आया क्वेश्चन, इन अ बैक्टीरियल सेल, तो 23S rRNA, ठीक है, क्लियर। इन यूकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन, RNA स्प्लाइसिंग एंड RNA कैपिंग टेक्स प्लेस, तो मैंने कहा ना ये सारे इवेंट्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में। ट्रांसलेशन का जो काम होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, क्लियर हो गए ट्रांसक्रिप्शन के क्वेश्चंस खत्म। चलिए भाई ट्रांसक्रिप्शन में सारी चीज़ें हो गई ना, कोई रह तो नहीं गया, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ सब बता दी मैंने तुम लोगों को, ओके डन। अब आ जाओ तुम यहाँ पर, ये लास्ट में एक छोटा सा पैराग्राफ है बच्चों, आजकल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो पढ़ लेना। इसमें ये लिखा है कि हमारे में जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है ना, वो अरेंजमेंट एक तरह से एंशियंट फीचर ऑफ जीनोम को बताता है। जैसे हमारी बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं ना, वैसे इंट्रॉन्स की प्रेजेंस ये बताता है कि ये सीक्वेंसेस क्या पता हमारे किन्हीं एंसेस्टर्स में, बहुत पुराने पहले के एंसेस्टर्स में फंक्शनल रही हूँ। विद द टाइम हम इवॉल्व होते गए, अब इन सीक्वेंसेस की ज़रूरत नहीं है, तो ये एक तरह से एंटीक्यूटी, पुराने टाइम का रिमाइंडर है हमारे लिए, ठीक है। और फिर नेचर इनको जीनोम से नहीं हटाना चाहती थी, तो जीनोम में तो ये पड़े हैं, पर जब ये RNA बनाते हैं तो RNA की स्प्लाइसिंग करके उसको हटा दिया जाता है। इट रिप्रेजेंट डोमिनेंस ऑफ RNA वर्ल्ड, ठीक है, क्लियर। चलिए जेनेटिक कोड को मैं पूरा रिवाइज नहीं कराऊंगी, सीधा क्वेश्चंस करते हैं हम जेनेटिक कोड से। सबसे पहले साइंटिस्ट के नाम पर क्वेश्चंस हैं। ग्रिफिथ ने क्या किया था, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, भूल तो नहीं गए। जैकब एंड मोनॉड ने लेकोपेरॉन दिया था हमें। हरगोबिंद खुराना ने जेनेटिक कोड्स के बारे में बताया, एंड निजेल्सन एंड स्टॉल ने सेमी कंजर्वेटिव मोड को प्रूफ किया था, ठीक है। 2024 का क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, ठीक है। सो ए का 3rd है, 2 ऑप्शन में दिया है, बी का 4th, ये रहा ऑप्शन 2, डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
हर ये भी ध्यान रखना जेनेटिक कोड में अलग अलग साइंटिस्ट थे बच्चों। सबसे पहले जॉर्ज गैमो ने ये रखा था हमारे सामने कि कोडोन एक ट्रिपलेट होना चाहिए, ओके। फिर बाद में हरगोबिंद खुराना ने इस बात को प्रूफ किया था। और सारे कोड्स को डेसिफर किसने किया था? सारे कोड्स को डेसिफर किसने किया था? निरेनबर्ग ने। बताया था हमें कि कौन सा कोडोन किसके लिए क्या करता है। क्लियर? 3 अलग अलग साइंटिस्ट के नाम है, तीनों आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ यहाँ पे एक स्पेशल एंजाइम का भी नाम है, दैट इज सेवेरो-ओकोआ एंजाइम, है ना। इस एंजाइम को यूज़ करके भी आरएनए को लेबोरेटरी में बनाया गया था। लेबोरेटरी में बनाना मतलब टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए, सेल में नहीं बल्कि सेल के बाहर लेबोरेटरी में बनाना। ठीक है, चलो। कोडोन AUG इनिशिएटर कोडोन है, सबको पता है। कोड्स फॉर मिथियोनिन एज वेल एज फिनाइलएलेनिन नहीं, AUG सिर्फ मिथियोनिन के लिए कोड करता है। तुम्हें पूरा चेकर बोर्ड याद नहीं रखना, पढ़ाते वक्त भी बताया था मैंने तुम लोगों को कि तुम्हें मेन याद रखना है। जैसे AUG सिकल सेल एनीमिया में आता है, GUG वैलिन के लिए और GAG ग्लूटामिक एसिड के लिए, तो ये याद रख लो। स्टॉप कोडोन्स तो सबको याद रखने ही है, UAA, UAG और UGA। UGA का है ये रहा UGA, ठीक है। तीनों स्टॉप कोडोन्स हैं और ये बहुत बार रिपीट हुआ है चैप्टर में जगह जगह, तो ट्रिपल U फिनाइलएलेनिन के लिए। बस ये कुछ कोडोन्स हैं जो तुम्हें याद रखने हैं, इनके अलावा क्वेश्चंस जनरली नहीं आते, ठीक है। सो द कोडोन AUG हो गया। AAA एंड AAG, अब आप कहोगे मैम आप तो कह रहे हो नहीं आते और यही 2021 में पूछ लिया, ठीक है। AAA एंड AAG कोड्स फॉर अमीनो एसिड लाइसिन, ये बाई चांस पूछ लिया बच्चों। अभी हम 15 साल के सारे क्वेश्चन करेंगे, तुम देखना, और कभी नहीं पूछा, बस ये 2021 में बाई चांस ऐसे पूछ लिया इन्होंने, 2 स्पेशली कोडोन्स के लिए पूछ लिया। अभी गलत है, ऐसे थोड़ी ना बच्चा पूरा चेकर बोर्ड थोड़ा रट के गया है, ठीक है। अब पूछ लिया तो मुझे भी देखकर ही बताना पड़ेगा। AAA किसके लिए कोड करता है? AAA कहाँ है, दिख रहा है क्या? AAA कहाँ गया? AAA कहाँ है? दिख रहा, ये रहा AAA और ये दोनों लाइसिन के लिए कोड कर रहे हैं बच्चों। AAA और AAG दोनों लाइसिन के लिए कोड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सही है, तो PYQ में आया हुआ है तो इसको और टिक कर लो तुम वहाँ पे, ओके। स्टेटमेंट 1 तो रॉन्ग है ही, 1 तो रॉन्ग है ही। इसमें तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती कि मन से कुछ बना लो, क्योंकि हर तरह की पॉसिबिलिटी दी है, हर तरह की पॉसिबिलिटी दी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? विच कंडीशन देयर विल बी नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा म्यूटेशंस के बारे में भी बताया ना जेनेटिक कोडोन्स में, जो मैंने तुम्हें प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा दिया था कि जो म्यूटेशंस हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक तो जीन म्यूटेशन, एक क्रोमोसोमल। जीन में पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट, तो ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। अगर कोई एक न्यूक्लियोटाइड 2 या 3 ऐड हो जाएं या डिलीट हो जाएं तो पूरी की पूरी रीडिंग फ्रेम ही बदल जाती है। तो ये कह रहा है अंडर विच कंडीशन देयर विल बी नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ दिस RNA। अच्छा हाँ बताओ, ये भी पढ़ रखा है हम लोगों ने कि यहीं पर एक चीज़ और समझाइए तुम लोगों को कि देखो, अगर हम यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड ऐड करेंगे तो पूरा रीडिंग फ्रेम बदल गया, 2 न्यूक्लियोटाइड ऐड करें तो भी बदल गया, लेकिन अगर 3 न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे हैं, क्योंकि कोडोन ट्रिपलेट से बनता है, तो अगर 3 न्यूक्लियोटाइड में म्यूटेशन हुआ है ना, तो बाकी का रीडिंग फ्रेम एज इट इज रहेगा, बस उसमें एक नया वर्ड ऐड हो जाएगा। यानी म्यूटेशन तो हुआ है, प्रोटीन चेन में तो गड़बड़ होगी, एक नया अमीनो एसिड आ जाएगा, पर बाकी के जो अमीनो एसिड्स हैं वो एज इट इज रहेंगे। रेड जिसके लिए कोड करता है उसी के लिए करेगा, ठीक है। तो अगर 3 न्यूक्लियोटाइड ऐड हो या 3 डिलीट हो, तब रीडिंग फ्रेम नहीं बदलता। तो फिर इसमें हम क्या करें? भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे ऑप्शंस देख लो तुम। ये कह रहे हैं डिलीशन ऑफ GGU फ्रॉम 7th 8th एंड 9th पोजीशन, तो 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर कह रहा है GGU को ऐड कर दो। मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए, फिर भी देख लो। इंसर्शन ऑफ G एट 5th पोजीशन, 1 2 3 4 5, ये 5th पोजीशन है। यहाँ पर G इंसर्शन, अच्छा इंसर्शन करना है, सॉरी लगा रिप्लेस कर रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल तब तो बदलेगा, डिलीशन करोगे तब भी बदलेगा, 2 का करोगे तब भी बदलेगा, सब हटा दो, सिर्फ यही होगा। अगर 1 या 2 को डिलीट करोगे या ऐड करोगे तो रीडिंग फ्रेम बदलेगा, 3 को एक साथ ऐड करोगे या डिलीट करोगे तो रीडिंग फ्रेम नहीं बदलेगा, म्यूटेशन तो तब भी होगा। विच जेनेटिक कोड डज अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। में 2 कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर क्वेश्चन पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है जेनेटिक कोड्स की जिसकी वजह से
इंसुलिन बनाने वाला जो जीन है वो हमारे में भी इंसुलिन ही बनाता है, और अगर आप उसे बैक्टीरिया में डाल देते हो बच्चों तब भी वो इंसुलिन ही बनाता है। वो कौन सी प्रॉपर्टी है? दैट इज, क्योंकि जेनेटिक कोड कैसे होते हैं बच्चों? नियरली यूनिवर्सल। नियरली यूनिवर्सल का मतलब जो काम हमारे में करते हैं वही काम वो सभी में करते हैं। यस और नो? जेनेटिक कोड्स की दो प्रॉपर्टीज में आप कंफ्यूज हो सकते हो। एक प्रॉपर्टी होती है कि जेनेटिक कोड्स आर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि अगर GUU वैलिन के लिए कोड कर रहा है तो स्पेसिफिक का मतलब होता है कि कोड इज वेरी स्पेसिफिक, कि अगर ट्रिपल फिनाइल एलेनिन के लिए कोड कर रहा है तो ट्रिपल फिनाइल एलेनिन के लिए ही कोड करेगा। ऐसा नहीं कि एक मिनट सुनो, ट्रिपल फिनाइल एलेनिन के लिए कोड कर रहा है तो ट्रिपल फिनाइल एलेनिन के लिए ही कोड करेगा। इसका मतलब ये है कि ट्रिपल कभी भी सेरिन के लिए कोड नहीं करेगा बच्चों, लेकिन इसका वाइस वर्सा पॉसिबल है। वाइस वर्सा में क्या होता है कि वाइस वर्सा का मतलब ये है कि मैं तुम्हें कह रही हूँ ये कोई एक कोडोन है, ये कोड करता है फिनाइल एलेनिन के लिए, ये बात तो पक्की है, लेकिन ये बात पक्की नहीं है कि फिनाइल एलेनिन सिर्फ ट्रिपल से ही कोड होगा। फिनाइल एलेनिन के लिए मोर देन 1 कोडोन्स भी हो सकते हैं। तो इस नेचर को तो कहते हैं स्पेसिफिक नेचर। ये तो फिक्स है। अब देखो चेकर बोर्ड में किसी भी कोडोन के आगे 2 अमीनो एसिड नहीं है, हर कोडोन के आगे एक ही अमीनो एसिड है। दिस इज अ स्पेसिफिक नेचर। पर अमीनो एसिड्स रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे तो देखो ल्यूसिन 4 तरह के कोडोन से कोड हो रहा है। दिस इज कॉल्ड डीजेनरेट नेचर। ठीक है। एंड यूनिवर्सल का मतलब कि ट्रिपल फिनाइल एलेनिन के लिए कोड कर रहा है, बात तो ठीक है, बट प्रोकैरियोट से लेकर यूकैरियोट तक सब में इसी के लिए कोड करेगा। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल नेचर। नियरली क्यों लगाया? क्योंकि इसके कुछ एक्सेप्शंस माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन्स एंड प्रोटोजोअन कोडोन्स में देखे गए हैं। वहां पर कई बार ऐसा होता है कि वो किसी और के लिए कोड कर दे। ओके डन। तो समझ में आ गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2017 का क्वेश्चन है। इफ देयर आर 999 बेसिस इन RNA दैट कोड फॉर अ प्रोटीन विद 333 अमीनो एसिड, बट ऑब्वियस 3 का बनेगा, एंड द बेस एट 901 पोजीशन इज डिलीटेड। आपने क्या किया? जो 901 पोजीशन पे था, भाई हम कह रहे हैं एक तरह से, यानी 900 तक तो ठीक था, एज इट इज थे, और जो यहाँ पर था इस पोजीशन पर, ये वाला बेस डिलीट हो गया, सच दैट द लेंथ ऑफ RNA इज 998 बेसिस। हाउ मैनी कोडोन्स विल बी ऑल्टर्ड? तो तुम मुझे बताओ 900/3, 300 कोडोन्स तो एज इट इज हो जाएंगे। ठीक है, 300 कोडोन्स तो एज इट इज हो जाएंगे। बचे कितने? टोटल 333 कोडोन्स से, तभी तो 333 अमीनो एसिड बन रहे थे। तो इसका मतलब आगे के जो बस माइनस कर लो सीधा, 333 में से 300 हटा दो, तो जो आगे के 33 कोडोन्स हैं वो सब ऑल्टर्ड हो जाएंगे। बात समझ गए ना आप? एक बेस डिलीट हुआ है, बट एक बेस डिलीट होते ही इससे जो 3 का कोडोन बनता वो पूरा डिस्टर्ब हो गया। डन? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमसे पूछा है विच इज द स्टार्ट कोडोन। स्टार्ट कोडोन तो AUG है, बाकी तीनों स्टॉप कोडोन है। विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द जेनेटिक कोडोन। बताओ, विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोडोन। अभी बताया जेनेटिक कोडोन यूनिवर्सल होते हैं, जेनेटिक कोडोन में डीजेनरेसी का नेचर होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एम्बिगुअस? बच्चों जैसे आपने कभी बार पढ़ा इंग्लिश में, हम बोलते हैं कि यार इस चीज़ में बहुत एम्बिग्यूटी है। एम्बिग्यूटी मतलब अस्पष्टता, कि यार समझ में नहीं आ रहा, एकदम प्रॉपरली स्पेसिफिकली समझ में नहीं आया, एम्बिग्यूटी, कन्फ्यूजन सा है। तो हमेशा ध्यान रखना, एम्बिगुअस वर्ड का मतलब होता है नॉन स्पेसिफिक। एम्बिगुअस वर्ड का मतलब क्या होता है? एम्बिग्यूटी यानी अस्पष्टता, नॉन स्पेसिफिक। जबकि कोडोन्स का नेचर क्या है? कोडोन्स है अनएम्बिगुअस। ये पॉइंट तुम्हारी बुक में है नहीं, यू हैव टू राइट इट। तुम्हारी बुक में डीजेनरेसी यूनिवर्सल सब दिया है, बट ये वाला पॉइंट नहीं दिया। कोडोन्स की एक प्रॉपर्टी लिख लो, कोडोन्स स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। स्पेसिफिक का मतलब होता है अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर है कि ये इसके लिए कोड करेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, और इसी पे क्वेश्चन आ गया। डन? ये ऐड कर ली तुमने प्रॉपर्टी। तो इनमें से कौन सी कोडोन्स की प्रॉपर्टी नहीं है? तो एम्बिग्यूटी नहीं होती कोडोन्स में, अस्पष्टता नहीं होती। क्लियर है कि ये ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है। ओके, तुम तो हमेशा एम्बिग्यूटी में रहते हो कि अरे यार सिलेबस कर रहे हैं, सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इसकी क्वेश्चन कर लिया, अब उसके कर लो। एकदम क्लियर रखा करो अपने माइंड को कि आज का मेरा ये टारगेट है, ये मुझे खत्म करना है, ऐसे करना है, दैट्स इट। अब कोई कुछ भी कहे कि तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तुम कहो नहीं, हम जिसको फॉलो कर रहे हैं, जिस भी टीचर को, जो भी चीज़ें हमने हमारा टाइम टेबल सेट किया है, टीचर्स के अकॉर्डिंग किया है, गाइडेंस से किया है, तो इट इज़ करेक्ट। इसका रिजल्ट हमें मिल रहा है, मॉक टेस्ट में इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो इट इज़ करेक्ट। फिर एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए दिमाग में। ठीक है, क्लियर?
नॉन ओवरलैपिंग तो है ना कोडोन्स का नेचर बच्चों, लिखा हुआ भी है तुम्हारी बुक में। कंटिग्यूअस फैशन, कंटिग्यूअस फैशन का मतलब कोडोन्स को हमेशा कैसे पढ़ा जाता है, जैसे मान लो ये है, ये ऐसे कुछ भी लिखे हुए हैं तो हमेशा एकदम कंटिन्यूसली होते हैं ना, हर 3 कोडोन के बाद कोई कॉमा गया वो थोड़ी ना होता है, देयर इज नो पंक्चुएशंस, कोई पंक्चुएशंस नहीं होते, गैप नहीं होता, तो समझने के लिए हम कहते हैं कि ये 3 है। और कंटिग्यूअस में इनको इस तरह से पढ़ा जाता है। और नॉन ओवरलैपिंग का मतलब अगर AUG पढ़ लिया मैंने तो अब UGU नहीं होगा, GUU नहीं होगा, नॉन ओवरलैपिंग होते हैं ये। अगर AUG हो गया तो अब अगला पढ़ो, फिर अगला पढ़ो, ओवरलैपिंग नहीं करनी है आपको, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, द वन विच इज नॉट अ सेलाइंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड, इनमें से कौन सा जेनेटिक कोड का सेलाइंट फीचर नहीं है, फिर से नहीं है पूछा है। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कैसे 2013 में भी था, देखो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आया है ना, ऑप्शंस भी सेम है क्या, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट, बस यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिक दे दिया। स्पेसिफिक का मतलब अनएम्बिगुअस, कितनी अजीब सी बात है ना, और एम्बिगुअस का मतलब नॉन स्पेसिफिक। लिख लेना, ये तुम्हारी NCERT में भूल जाते हैं वरना, वैसे पुराना क्वेश्चन है बट फिर भी इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोडोन हो गया, कंप्लीट हो गया, सारे आ गए जेनेटिक कोडोन में, कुछ रहा तो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया, म्यूटेशंस पे ज़्यादा आते नहीं है यहाँ से। tRNA का स्ट्रक्चर लास्ट वाले सेशन में करवा दिया था, और कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है इसमें। इसमें ध्यान रखना हमेशा ये जो 5 to 3 एंड होता है उसमें अमीनो एसिड 3 एंड पर जुड़ता है, तो 3 एंड को अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड कहते हैं, इसको एंटीकोडोन लूप कहते हैं, ये सब बता दिया था मैंने तुम्हें। चलिए ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब सिंपली प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन्स का बनना। देखते हैं क्या क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन बिगिन एज सून एज, ट्रांसलेशन का प्रोसेस कब शुरू होता है, चलो फिर अगेन बताती हूँ। ट्रांसलेशन में आप कहते हो कि सारे, ट्रांसलेशन मशीनरी क्या है बच्चों, आप समझ रहे हो ना, हो क्या रहा है कि सेल ने, न्यूक्लियस ने mRNA को बनाकर स्प्लाइसिंग वगैरह करके भेज दिया कि लो भाई इससे तुम प्रोटीन बना लो। जैसे ही mRNA साइटोप्लाज्म में आएगा तो इस mRNA पर ध्यान रखना, सबसे पहले दोनों राइबोसोम्स की यूनिट जुड़ेंगी, मतलब सबसे पहले नहीं, मतलब शुरुआत कैसे होगी, चलो ये जो mRNA बनकर आया इस पर सबसे पहले स्मॉल यूनिट जुड़ेगी, स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम, ठीक है। स्मॉल यूनिट के जुड़ते ही सबसे पहला tRNA भी आ जाएगा, फिर इस tRNA को कवर करते हुए लार्जर यूनिट आएगी, ये सीक्वेंस होती है। mRNA, उस पर नीचे छोटा कमरा, फिर tRNA आया, उसको ऊपर से बड़े कमरे ने ढक दिया, और फिर ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा, पुराने tRNA हटते रहेंगे, नए tRNA आते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुमसे क्या पूछा है कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन बिगिन एज सून एज, कब स्टार्ट होता है, जब स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर mRNA, और ये क्लियर एकदम सीधी की सीधी लाइन यहाँ लिखी हुई भी है, यहाँ पे NCERT में लिखी हुई भी है, ये रहा, व्हेन स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन बिगिंस, ठीक है, क्लियर। सबको पता होगा कि इस लार्जर यूनिट में 2 साइट्स होती हैं, है ना, जहाँ से आ रहा है एक्सेप्टर एंड, और जहाँ पे ये पेप्टाइड चेन बन रही है वो भी, कुछ बुक्स कहती हैं 3 साइट्स होती है, जहाँ से निकल रहा है एग्जिट साइट, ओके। अब मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगी है ना, मैं ख़त्म करना है, देखो टाइमली रिवीजन ख़त्म करना है, तो अभी हमारे पास काफ़ी टॉपिक्स हैं, काफ़ी क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट में बता रही हूँ। वैसे भी ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि मैं आपको 1 घंटे में पूरा करा दूँ, ये तो पहले से पढ़ा होना चाहिए आपने, ठीक है। नेक्स्ट, विच RNA इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, बताओ, विच RNA इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अभी मैंने तुम्हें कहा mRNA तो था ही, rRNA आई गया, और tRNA की भी ज़रूरत है, तो इस राइबोसोम का मतलब rRNA तो हुआ, राइबोसोम के अंदर है rRNA, तो कौन है जो रिक्वायर्ड नहीं है, ये रहा। ऐसा ही RNA कहीं नहीं दे रखा NCERT में, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ RNA जो बायोटेक्नोलॉजी में RNA इंटरफेरेंस मेथड में होता है, ठीक है, वहाँ भी नाम नहीं है इसका। देन लेकिन मैं आपको पढ़ाती हूँ हमेशा, द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन बच्चों, सबसे पहले क्या होता है ट्रांसलेशन में, बताओ, ध्यान रखना, ट्रांसलेशन में भी 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, बट इनिशिएशन से भी पहले एक और चीज़ होती है ट्रांसलेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्या, ये जो tRNA है ये सोए पड़े हैं, ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये भी सोए पड़े हैं, इन सबको जगाना है। अमीनो एसिड्स इनएक्टिवेटेड पड़े रहते हैं, तो अमीनो एसिड्स का एक्टिवेशन होता है, क्या होता है, अमीनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड, ये रहा, इन द फर्स्ट फेज इटसेल्फ अमीनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड, यानी उनको ATPs देकर एक्टिवेट किया जाता है, जगाया जाता है, उठो जुड़ के प्रोटीन चेन बनाओ, ठीक है।
एंड साथ साथ में ये जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है इसको इसके टीआरएनए पर जोड़ दिया जाता है। जिस टीआरएनए पे जो भी एंटीकोडोन है उसके अकॉर्डिंग ये अमीनो एसिड जुड़ता है। जब अमीनो एसिड टीआरएनए पर जुड़ता है तो उसे कहते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। अमीनो एसिड का टीआरएनए पे जुड़ना अमीनो एसाइलेशन, जैसे कार्बोक्सिलेशन, हाइड्रेशन, वैसे अमीनो एसाइलेशन। ठीक है, तो फर्स्ट फेज में अमीनो एसिड्स एक्टिवेट होंगे, पहले उनको जगाया जाएगा एटीपी का खर्चा करके, फिर उस एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को टीआरएनए पर जोड़कर टीआरएनए की चार्जिंग की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तुमसे पूछा द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन, द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन में मुझे वो तो दिख नहीं रहा एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, तो मैं इसको चूज कर लेती हूँ। वैसे देखा जाए तो एग्जैक्ट होना चाहिए था एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, फिर वो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड इस पर जुड़ता है, बट वो दिया नहीं तो आई हैव टू चूज दिस। ठीक है, many ribosomes may associate with a single mRNA। तो पहले भी पढ़ रखा हमने। many ribosomes on a single mRNA, एक ही mRNA पे बहुत सारे राइबोसोम किस में दिखते हैं? प्रोकैरियोट्स में। क्या कहते हैं इसको? पॉलीसोम। पूरा लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये हमने सेल चैप्टर में पढ़ा था। पॉलीसोम भी कहते हैं और पॉलीराइबोसोम भी कहते हैं। A complex of ribosomes attached to a single strand of RNA is known as, दोबारा आया हुआ है क्वेश्चन, 2016 में भी था, 2018 में भी था। ठीक है, नेक्स्ट। लो भाई खत्म, ट्रांसलेशन पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ये मैंने आपको बता ही दिया, ये भी बता दिया, साइट बता दी। हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ है, 80 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन, ये क्वेश्चन हमने सेल चैप्टर में कवर कर लिया था कि राइबोसोम दो चीज़ों का बना होता है, आरआरएनए प्लस प्रोटीन। तो कितने तरह की प्रोटीन्स राइबोसोम में होती हैं बच्चों? 80 तरह की प्रोटीन्स होती हैं। ठीक, क्लियर? और क्या बताना था यहाँ पे? हाँ, ये बता ही दिया मैंने आपको राइबोसोम क्या है। बैक्टीरिया में 23S और यहीं पे लिख देना यूकैरियोट्स में 28S, एंजाइम की तरह काम करता है। यस, यूटीआर, इस पर क्वेश्चन आया नहीं है, बट अगेन इसको भी इंपॉर्टेंट में ही पढ़ाया जाता है। अनट्रांसलेटेड रीजन्स का मतलब, यूटीआर्स का मतलब होता है बच्चों कि ये जो एमआरएनए आया है ना ट्रांसलेशन करने, तो इस पर कुछ सीक्वेंसेस स्टार्टिंग में और कुछ सीक्वेंसेस एंड में ऐसी होती हैं जो ट्रांसलेट ही नहीं होती। यानी इनिशिएटर कोडोन यहाँ होगा एयूजी, स्टॉप कोडोन यहाँ आ जाएगा पहले ही, तो इनिशिएशन कोडोन से पहले और स्टॉप कोडोन के बाद 5 एंड और 3 एंड पर जो सीक्वेंसेस है जो ट्रांसलेट नहीं होती उनको कहते हैं यूटीआर। ये क्यों होती हैं? टू मेक दिस प्रोसेस मोर एफिशिएंट। ठीक है, यूँ समझ लो कि दोनों तरफ कुछ एडिशनल स्पेस छोड़ दिया जाता है इस प्रोसेस की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? देन और क्या था यहाँ पर? कुछ और स्पेशल पॉइंट था क्या? राइबोसोम आगे बढ़ता जाएगा। हाँ, एक चीज़ और, वैसे तो इस पूरे प्रोसेस में कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं बच्चों, बट तुम्हारी एनसीईआरटी में रिलीज फैक्टर का नाम दिया है। जैसे ट्रांसक्रिप्शन में रो आ रहा था, वैसे ट्रांसलेशन को एंड करवाने के लिए कुछ रिलीज फैक्टर्स आके जुड़ते हैं आरएफ, तब ये सारी सब यूनिट्स अलग हो जाती हैं, ये सब अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है, एंड प्रोटीन चेन इज रेडी। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। थोड़ा सा ये वाला टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड लगता है, अगर तुम्हें अभी भी लगता है तो तुम मेरे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन में जाओ, वहाँ इसका अलग से लेक्चर है, वहाँ जाके एक बार पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें रेगुलेशन में तुमसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेक ऑपेरॉन पर, है ना। तो हम पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर बताऊंगी इस टॉपिक के बारे में। देखना ज़रा, 2024 में आया हुआ है इससे क्वेश्चन बच्चों, लैक्टोज पे ही आया है क्वेश्चन, एक बार देख लो। चलो फिर, लेक ऑपेरॉन में क्या आपको याद रखना है? इसकी ये जो सीक्वेंसेज हैं इनमें कंफ्यूज मत होना, बहुत आसान है। देखो, लेक ऑपेरॉन में तुमको 2 जीन दिखाए, ये एक जीन है, दूसरा जीन है। प्रमोटर, इनहिबिटरी जीन, टर्मिनेटर दिखाया नहीं, इसमें इन्वॉल्व है अंदर ही, यहाँ पे वो भी ट्रांसक्रिप्ट होता है इसलिए उसका वहीं पे है। फिर ये दूसरी अलग जीन है, इसकी पड़ोसी जीन है ये, इसमें भी प्रमोटर है, 3 सिस्ट्रोन्स हैं और यहाँ पे इसका टर्मिनेटर है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट 2 हो गई ना ये। अब ये वाली जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है ये हमेशा काम करती रहेगी, ये है 24/7, ये कभी रुकेगी नहीं, इसको जगाना सुलाना नहीं है, स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं करना। कॉन्स्टिट्यूटिव बोलते हैं इसको, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, हाउसकीपिंग जीन। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट होता है ना किसी भी हॉस्पिटल में, कहीं भी देखो, उनको हमेशा काम करते रहना पड़ता है। शिफ्ट बदलती रहती है लोगों की, बट उनका काम करते रहना ज़रूरी है एक प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, तो ये हमेशा काम करता रहेगा। एक आरएनए बनेगा इससे और फिर एक प्रोटीन बनेगी। कौन सी प्रोटीन बन रही है बच्चों? दिस इज रिप्रेसर प्रोटीन। नाम देखो इसका, रिप्रेस करना यानी किसी को रोकना। किसको रोकेगी? अपने ही पड़ोसी जीन को। पड़ोसी जीन पर जाकर ताला लगा के आ जाएगी। कहाँ लगाएगी ये ताला?
इस पड़ोसी जीन में, इस नेबर जीन में प्रमोटर के बाद एक स्पेशल साइट है जिसको ओ से लिखा है, दैट इज ऑपरेटर। इस सीक्वेंस को कहते हैं ऑपरेटर, और इस ऑपरेटर पर ताला लगाने के लिए जो प्रोटीन आएगी वो है रिप्रेसर। देखो ध्यान रखना, सीक्वेंस का नाम ऑपरेटर है, उस पर जो ताला लगाने के लिए प्रोटीन आएगी वो कौन है, रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, तो जैसे ही ये प्रोटीन यहाँ आकर जुड़ जाएगी, लगातार बनती जा रही है, जुड़ती जा रही है, तो ये प्रोटीन पता है क्या करती है, ये ब्लॉक कर देती है आरएनए पॉलीमरेज के रास्ते को। ये दिख रहा है, प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ऑपेरॉन। यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आ गया था, प्रमोटर पे आके जुड़ गया था, वो आगे बढ़ता तो काम बढ़ता, ट्रांसक्रिप्शन होता, बट जब तक ये ताला यहाँ लगा हुआ है तब तक वो एंजाइम काम नहीं कर पाएगा, और ये प्रोटीन ये जीन स्विच ऑफ रहेगी। क्या रहेगी, स्विच ऑफ। ये जीन अभी क्या पड़ी है, स्विच ऑफ। ये तो काम कर रही है बट ये अपने पड़ोसी जीन को काम नहीं करने दे रही। ठीक है, और वो इसलिए नहीं करने दे रही, इसकी भलाई के लिए ऐसा कर रही है क्योंकि अभी इसके काम करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ये जो दूसरी जीन है, इस जीन से जो एंजाइम्स बनेंगे ना बच्चों, प्रोटीन्स बनेंगे, वो प्रोटीन्स लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए होते हैं। तो अगर बैक्टीरियल सेल्स के अंदर लैक्टोज है ही नहीं तो बिना बात में क्यों ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके एनर्जी वेस्ट करनी। जब लैक्टोज ही नहीं है तो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम बना के क्या करोगे, है ना। तो इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, इंड्यूसर कौन होता है, लैक्टोज खुद। इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज ये जीन स्विच ऑफ रहती है। कौन स्विच ऑफ रखता है, रिप्रेसर। कहाँ से बनकर आया रिप्रेसर, अपने पड़ोसी जीन से। इस पड़ोसी जीन का नाम है इनहिबिटरी जीन, क्योंकि ये इनहिबिट करके रख रही है इसको। सिंपल, ठीक है। अब इसको जगाएंगे कब हम, जैसे ही बैक्टीरियल सेल्स के अंदर इंड्यूसर यानी लैक्टोज एंटर करेगा। मान लो बैक्टीरिया किसी ऐसे कल्चर मीडियम पे ग्रो कर रहे हैं जहाँ लैक्टोज है और लैक्टोज ने सेल्स के अंदर एंटर करना शुरू कर दिया, तो अब लैक्टोज को तोड़ो। ध्यान है आपको, लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है। लैक्टोज को जब तोड़ोगे तभी तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बनेगा, ये डाइसैकेराइड है। इसको तोड़ने के लिए जो मेन एंजाइम है वो ये रहा, बीटा। ये एक बीटा गैलेक्टोसाइड शुगर है, इसलिए इसके एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो एंजाइम तो तब बनेगा ना जब जीन जागेगा, तो अब जगाएं कैसे इसको। एक तरीका तो ये, इसका काम करना बंद कर दो, रिप्रेसर बनेगा ही नहीं तो जुड़ेगा ही नहीं। पर ये तो 24/7 जीन है तो कभी रुकती नहीं है, तो ये तो अभी भी देखो अपना रिप्रेसर बनाई जा रही है ना। लेकिन ये जो रिप्रेसर होते हैं ना बच्चों, ऐसा नहीं है एक बार बन गया और यहाँ परमानेंट ताला लग गया। रिप्रेसर एक प्रोटीन है, तो प्रोटीन थोड़ी थोड़ी देर में मेटाबोलाइज हो जाएगी। तो ये जो प्रोटीन है ये बनती रहती है, फिर यहाँ से मेटाबोलाइज हो जाती है, फिर नई चली जाती है, नई चली जाती है। तो अगर लगातार आपको जीन को स्विच ऑफ रखना है तो नई नई रिप्रेसर को जाकर जुड़ना पड़ेगा। एक रिप्रेसर यहाँ परमानेंट नहीं जुड़ती है, ठीक। तो रिप्रेसर को बार बार जाके जुड़ रहा है ना। अब सुनना, अगर मान लो बैक्टीरियल सेल में लैक्टोज आ गया, ये दिखाया तुमको, इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज खुद। अगर ये लैक्टोज आ गया तो ये लैक्टोज खुद इस रिप्रेसर को जाके पकड़ लेगा। लैक्टोज भी खूब सारे हैं, रिप्रेसर भी खूब सारे हैं, तो लैक्टोज जाके रिप्रेसर से बाइंड हो जाएगा और रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देगा। अगर ये रिप्रेसर को लैक्टोज ने पकड़ लिया तो ये यहाँ ताला नहीं लगाएगी पड़ोसी जीन पर, और अगर ताला नहीं लगा तो आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ना शुरू कर देगा। ट्रांसक्रिप्शन से एक एमआरएनए बनेगा, लेक एमआरएनए। एमआरएनए तो एक ही बन रहा है पर सिस्ट्रोन 3 है तो प्रोटीन भी 3 तरह के बनेंगे, पॉलीसिस्ट्रोनिक यूनिट, ठीक है। सीक्वेंस कैसे याद रखोगे, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी बीपीटी, बहुत आसान है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांसएसिटाइडेज, और ये तीनों मिलकर अल्टीमेटली लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म कर देंगे। ये डाइजेशन करता है। परमिएज क्या करता है, एक चैनल गेट की तरह बैक्टीरियल सेल पर जाकर अटैच हो जाते हैं बहुत सारे परमिएज, एंड दे इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ लैक्टोज। वो कहते हैं कि भाई जीन ऑन है, स्विच ऑन है, तो फटाफट सारा लैक्टोज अंदर ले लो, डाइजेशन कर लो, ग्लूकोज बना लो, एटीपी बनाने के काम आएगा, ठीक है। ट्रांसएसिटाइलेज भी इसी में हेल्प करता है, आपको ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाना। क्या हो गया, ठीक है। अच्छा वो चेंज हो गई स्लाइड, है ना। चलो क्लियर है क्या। तो देखिए हम क्या क्वेश्चंस आए, तो आसान है याद रखना, स्विच ऑन स्विच ऑफ क्या होता है। चलो देखो क्या क्वेश्चन है हमारे पास, लेट्स सी। द लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम, लैक्टोज प्रेजेंट है ग्रोथ मीडियम में ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल बाय द एक्शन ऑफ, लोग यही पूछ लिया 2024 में, कौन सा एंजाइम लैक्टोज के एंट्री को बढ़ाता है, परमिएज, परमिएबिलिटी, सिंपली परमिएज, ठीक है। और इसीलिए आपकी बुक में एक लाइन लिखी हुई है बच्चों कि ये देखो एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, रिमेंबर अ वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैकोपेरॉन हैज़ टू बी प्रेजेंट इन द सेल ऑल द टाइम, अदरवाइज लैक्टोज कभी एंटर ही नहीं करेगा।
अगर लैक ऑपेरॉन पूरी तरह स्विच ऑफ हो गया और बिल्कुल भी परमिएज खत्म हो गया, बचा ही नहीं, तो कभी लैक्टोज अंदर आ ही नहीं पाएगा जीन को जगाने के लिए। तो बिना लैक्टोज के भी, या यूं कह लो कि थोड़ा बहुत लैक्टोज के मॉलिक्यूल अंदर हमेशा रहते हैं, या जिस भी तरह से ये जीन बीच बीच में थोड़ा सा, वैसे तो सोया हुआ है पर हल्का सा उठा, परमिएज मतलब हल्का सा इसने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कर दिया, तो परमिएज की अवेलेबिलिटी हमेशा रहनी चाहिए, वरना लैक्टोज कभी सेल में नहीं आ पाएगा। क्लियर? ये देखो, ये ऑल द टाइम कॉन्स्टिट्यूटिव जीन भी लिखी है, रिप्रेसर जीन, आई जीन को बोला है। और इस तरह के रेगुलेशन को क्या कहते हैं बच्चों? इस तरह के ऑपेरॉन को कहते हैं इंड्यूसिबल ऑपेरॉन। लिखा है क्या यहाँ पे? हाँ, ऊपर लिखा हुआ है इंड्यूसिबल ऑपेरॉन। आपने सोए हुए जीन को जगाया है, दैट्स व्हाई इट इज इंड्यूसिबल ऑपेरॉन। ठीक है? और ना सिर्फ लैक्टोज बच्चों, बल्कि एलोलैक्टोज भी इंड्यूसर की तरह एक्ट कर सकता है, इसका जो आइसोमर है, पर ग्लूकोज नहीं कर सकता। यहाँ पे लिखा है ग्लूकोज और गैलेक्टोज तो प्रोडक्ट है, दे कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर। ग्लूकोज और गैलेक्टोज पूछा है क्या ये कर सकते हैं? नहीं, दे कैन नॉट, लिखा है। ठीक है? क्लियर? और ये क्या लिखा है? रेगुलेशन बाय, हाँ, इसको नेगेटिव रेगुलेशन भी कहते हैं, क्योंकि रिप्रेसर जब अटैच है तो जीन बंद है, सो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव रेगुलेशन। एक पॉजिटिव रेगुलेशन भी होता है, बट वो आपको डिटेल में नहीं पढ़ना। नेक्स्ट 2023 में मैच द कॉलम आया हुआ है, जीन्स की सीक्वेंस पर पूछा है। तो अभी देखो तुम, ZYA उल्टी ABCD और बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, सिंपल है। ठीक है ना? तो Z को BPT B से, Y को A से, BPT सॉरी Y को परमिएज से, और ZYA को ट्रांसएसिटाइलेज से। लिख के करना तुम, गड़बड़ नहीं होगी। और I क्या है? रिप्रेसर के लिए। तो A का सेकंड, सॉरी A का सेकंड, B का थर्ड, ये रहा, है ना? सही है? चलिए 2022 ई कोलाई में आई जीन म्यूटेट हो गई। अच्छा, अलग तरह का क्वेश्चन है। आई जीन गेट्स म्यूटेटेड एंड इट्स प्रोडक्ट कैन नॉट बाइंड द इंड्यूसर। आई जीन म्यूटेट हो गई। अगर आई जीन म्यूटेट हुई है बच्चों, तो आई जीन का प्रोडक्ट क्या है बताओ? रिप्रेसर है। आई जीन का प्रोडक्ट तो रिप्रेसर है ना, रिप्रेसर प्रोटीन। इट कैन नॉट बाइंड द इंड्यूसर मॉलिक्यूल। वो जो लैक्टोज है ना, इंड्यूसर यानी लैक्टोज के साथ बाइंड नहीं हो रही है। इफ ग्रोथ मीडियम इज प्रोवाइडेड विद लैक्टोज, व्हाट विल बी द आउटकम? आप सोचो कि रिप्रेसर बन तो रही है, पर उसमें ऐसा म्यूटेशन हुआ है कि लैक्टोज उसको बाइंड नहीं कर सकता, पकड़ नहीं सकता। तो अगर लैक्टोज हैवी कल्चर मीडियम में सेल में चला भी गया तो क्या होगा बताओ? तो क्या होगा? लैक्टोज जुड़ ही नहीं पाएगा, और अगर जुड़ ही नहीं पाएगा तो जो जीन है वो स्विच ऑन नहीं हो पाएगी। लैक्टोज रिप्रेसर को क्यों पकड़ता था? जीन को जगाने के लिए, तो जीन सोया ही रहेगा। यानी ZYA जीन विल नॉट बी ट्रांसलेटेड। ट्रांसलेटेड मतलब पहले ट्रांसक्रिप्ट नहीं होंगे, फिर ट्रांसलेट नहीं होंगे। ओके, सही है ना? ओनली नहीं तो होगा तो पूरा होगा, नहीं होगा तो कोई भी नहीं होगा। तो अगर रिप्रेसर लैक्टोज के साथ बाइंड, अब तुम इसको ये समझ लेते कैन नॉट बाइंड द इंड्यूसर, और तुम्हारे दिमाग में इंड्यूसर वो ऑपरेटर चल रहा है, तो गड़बड़ हो जाती। क्योंकि अगर यहाँ पे लिखा होता कि रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड द ऑपरेटर, अगर वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं होती तब तो जीन जग जाता, स्विच ऑन हो जाता, तो फिर ये आंसर होता ZYA विल बी ट्रांसक्राइब्ड। समझ गए? तो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक में कि कौन क्या है, वहाँ लिख लिया करो साइड में उस मॉलिक्यूल का नाम क्वेश्चन करते वक्त। फिर से 2019 में मैच द कॉलम आया हुआ है, वही ZYA BPT, Z को B से मैच कर दो, Y को P से मैच कर दो, A को T से मैच कर दो, और ये इससे हो गया। तो सेकंड का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में है, ये वाला। सही किया है ना मैंने? ये ABCD, अच्छा ये ABCD है बच्चों, ये ABCD यानी B का फर्स्ट ना, वही मैं कह रही थी, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम। इधर से नहीं देखना हमें, इधर से मैच नहीं करना, ये कभी भी 1 2 3 4 1 2 3 4 नहीं आएंगे, वो यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। यहाँ ABCD है तो हमें सही ऑप्शन बताना है बच्चों। A को किससे मैच करूँ मैं? A को मैच करूँ थर्ड से, A को थर्ड से मैच करना है ना? ऐसा जनरली कम होता है कि फर्स्ट में तुम्हें वो मिल जाए, कोई बात नहीं, होता भी है, बट आप ध्यान रखना। B को किससे मैच करूँ? फर्स्ट से, ये रहा। C को किससे मैच करूँ? फोर्थ से, तो ऑप्शन 4। अभी हो जाती गड़बड़, है ना? चलो, इसीलिए कभी सेम चीज़ लिखी हुई नहीं आती, अलग अलग आता है। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। लो भाई, साइंटिस्ट के नाम पर फिर से क्वेश्चन है। एलेक्स ज़ेफ्रे कहाँ से आ गए? अभी आगे आ रहा है DNA फिंगरप्रिंटिंग, वो टेक्निक एलेक्स ज़ेफ्रे ने दी थी। सो एलेक्स ज़ेफ्रे तो ये तो गलत है, इनकरेक्ट मैच है। हर्शे एंड चेज ने TMV पे काम किया था क्या? बिल्कुल नहीं, बैक्टीरियोफेज पे किया था।
मिजेल्सन एंड स्टॉल ने पाइसम सटाइवम पे किया था क्या? नहीं। ई कोलाई पे किया था। जैकब एंड मॉनॉड ने लेकोपेरॉन दिया था क्या? यस, दे रखा है एनसीईआरटी में। ऑल आर पार्ट ऑफ एन ऑपेरॉन एक्सेप्ट, इनमें से क्या ऑपेरॉन का पार्ट नहीं है? ऑपरेटर होता है, बिल्कुल होता है, उसी से नाम पड़ा है ऑपेरॉन। स्ट्रक्चरल जीन यानी सिस्ट्रोन होती है, बिल्कुल होती है। प्रमोटर होता है, बिल्कुल होता है। एनहांसर जैसा हमने कुछ नहीं पढ़ा यहाँ पे, ठीक है। विच इज रिक्वायर्ड एज इंड्यूसर, खुद बताओ, विच इज रिक्वायर्ड एज इंड्यूसर फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ लेकोपेरॉन, वो कौन है जो इस सोए हुए जीन को जगाता है? खुद लैक्टोज। मतलब यूँ समझो कि कमरे में पंखा स्विच ऑफ पड़ा है और मैं कमरे में आ रही हूँ तो मुझे ही पंखा चलाना पड़ेगा और कोई नहीं बैठा वहाँ पे। अगर मुझे पंखे की हवा खानी है तो आई हैव टू स्विच ऑन द प्लग, ठीक है। तो लैक्टोज अगर सेल के अंदर जा रहा है और लैक्टोज चाहता है कि मेरे से एनर्जी मिले, मेरा डाइजेशन हो, मेटाबॉलिज्म हो, तो लैक्टोज को ही जीन को जगाना पड़ेगा, इसलिए लैक्टोज को ही इंड्यूसर कहते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है याद रखने के लिए, ये मत कर देना। लैक्टोज और एलोलैक्टोज तो कर सकते हो, गैलेक्टोज नहीं कर सकते। जीन रेगुलेशन गवर्निंग लैक्टोज ऑपेरॉन ऑफ ई कोलाई दैट इन्वॉल्व द लेक आई जीन प्रोडक्ट इज क्या? जीन रेगुलेशन गवर्निंग लैक्टोज ऑपेरॉन ऑफ ई कोलाई, ठीक है, दैट इन्वॉल्व द लेक जीन प्रोडक्ट इज। कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में, क्या पूछना चाह रहा है ये? शायद ये पूछना चाह रहा है इसका टाइप क्या है, कुछ क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है बच्चों। जीन रेगुलेशन, ये जो लेक जीन वाला जो रेगुलेशन है ना, अभी बताया मैंने तुमको, उसको नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। रिप्रेसिबल या इंड्यूसिबल? इंड्यूसिबल। रिप्रेसिबल भी होते हैं ऑपेरॉन। रिप्रेसिबल मतलब जो नॉर्मली जगह रहता है और उसको जरूरत पड़ने पर सुला दो, वो रिप्रेसिबल, ठीक है। इंड्यूसिबल जो स्विच ऑफ है और हम उसे स्विच ऑन करेंगे, बिकॉज रिप्रेसर प्रोटीन प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन। नेगेटिव रेगुलेशन क्यों? क्योंकि जो पड़ोसी जीन है रिप्रेसर प्रोटीन, वो ट्रांसक्रिप्शन को रोक कर रखती है, ठीक है। आगे बढ़े। 2014 विच इज रॉन्गली मैच्ड, तो मुझे भी लग रहा है कि क्वेश्चंस खत्म ही नहीं हो रहे हैं। अभी तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के हो रहे हैं, एचजीपी के हो रहे हैं, कोई नहीं, खत्म तो हमें इसी सेशन में करने हैं, ठीक है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, वरना आराम से करा देती। विच इज रॉन्गली मैच्ड, बताओ भाई। ट्रांसक्रिप्शन, इंफॉर्मेशन को डीएनए से टीआरएनए पे भेजना, नहीं एमआरएनए पे। ट्रांसलेशन, यूजिंग इंफॉर्मेशन इन एमआरएनए टू मेकिंग प्रोटीन्स, यस। रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू ऑपरेटर, रिप्रेसर कहाँ जाके बाइंड हुई थी बच्चों? ऑपरेटर पे। क्यों हुई थी? जिससे एंजाइम्स ना बन सकें। ऑपेरॉन क्या है? स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर एंड प्रमोटर, यस। तो रॉन्ग हो गया ऑप्शन 1, ठीक है ना। ऑपेरॉन में स्ट्रक्चरल जीन था, ऑपरेटर था, प्रमोटर था। Which enzyme will be produced in a cell if there is a nonsense mutation in the LEC-Y gene? ये क्या होता है पता है? तुम्हारे कोर्स में म्यूटेशंस डिटेल में नहीं है, बट एक्चुअली नॉनसेंस म्यूटेशन तब बोलते हैं जब किसी म्यूटेशन की वजह से नॉनसेंस कोडोन आ जाए। नॉनसेंस कोडोन पता है किसको बोलते हैं? स्टॉप कोडोन्स को, ठीक है। तो तुम खुद सोचो, वो कह रहा है कि जो Y जीन है ना, ये ZYA, उसमें से Y जीन में ही स्टॉप कोडोन आ गया, कोई भी तीनों में से, तो इसका मतलब वो खुद भी नहीं कर पाएगा। विच एंजाइम विल बी प्रोड्यूस इन अ सेल इफ देयर इज अ नॉनसेंस म्यूटेशन इन LEC-Y जीन? तो अगर LEC-Y जीन में नॉनसेंस म्यूटेशन हो गया है तो ना परमिएज बनेगा, ना ट्रांसएसिटाइलेज बनेगा, सिर्फ बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा। विच एंजाइम विल बी प्रोड्यूस इन अ सेल इफ देयर इज अ नॉनसेंस म्यूटेशन? तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज ओनली, ठीक है, क्लियर। वैसे भी तुम्हें कंफ्यूजन हो तो देखो, ये तो बनेगा ही बनेगा डेफिनेटली, और ये एक ही ऑप्शन में दिया है। इन एन इंड्यूसिबल ऑपेरॉन, जो अभी हमने पढ़ा लेक ऑपेरॉन, द जीन्स आर इंड्यूसिबल मतलब जगाना है, तो जीन्स नॉर्मली सोए हुए हैं, यानी यूजुअली नॉट एक्सप्रेस्ड अनलेस अ सिग्नल टर्न देम ऑन। रिप्रेसिबल में उल्टा होता है, यूजुअली एक्सप्रेस्ड होते हैं अनलेस अ सिग्नल टर्न देम ऑफ। स्विच ऑफ को स्विच ऑन करना है यहाँ पर हमें। ये लेक ऑपेरॉन थोड़ा समझने वाला टॉपिक है बच्चों, इसको आपने अच्छे से पढ़ा है तो ही इसके क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। Select the 2 correct statement out of the 4 given below about लेक ऑपेरॉन। 2 करेक्ट बताना है हमको, बता दो। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बाइंड विद द रिप्रेसर एंड इनएक्टिवेट इट। ग्लूकोज और गैलेक्टोज बाइंड विद द रिप्रेसर, ग्लूकोज थोड़ी ना बाइंड होता है, लैक्टोज बाइंड होता है। इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, मैं रूम में नहीं हूं तो फैन स्विच ऑफ है, द रिप्रेसर बाइंड्स विद द ऑपरेटर, रिप्रेसर ने ऑपरेटर पे ताला लगा रखा है, सही है।
Z जीन कोड्स फॉर परमिएज ZYABPT, Z बीटा के लिए करता है. इट वॉज इल्यूसिडेटेड बाय जैकब एंड मोनॉड, यानी सेकेंड एंड फोर्थ करेक्ट है, सेकेंड एंड फोर्थ करेक्ट है. ठीक है. द लेकोपेरॉन कंसिस्ट ऑफ, लेकोपेरॉन में इनमें से क्या होता है, 1 रेगुलेटरी जीन जो आई जीन थी और 3 सिस्ट्रोन ZYA, ऑप्शन 2. ठीक है. लो भाई, हो गए लेकोपेरॉन के क्वेश्चंस. अब आ जाओ HGP पर. HGP बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक है, दोबारा नहीं पढ़ाने वाली हूँ. मेन क्वेश्चंस जो आते हैं वो इसके इन सेलाइन फीचर्स से आते हैं, या एक यहाँ पर EST और सीक्वेंस एनोटेशन से भी क्वेश्चन आया हुआ है. डायरेक्टली हम क्वेश्चन करेंगे इसमें. ठीक है. देखो 2023 का क्वेश्चन है, ये रहा EST पर क्वेश्चन है ना. EST रेफर्स टू, यहीं पर दे रखा है क्लियरली. EST क्या होता है, देखो ये जो 2 वर्ड्स हैं, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स. एक्सप्रेस सीक्वेंसेस का मतलब देखो यहाँ क्लियरली लिखा है कि इट फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स विच आर एक्सप्रेस्ड एज RNA. ज़रूरी नहीं है ना पूरा DNA RNA की फॉर्म में खुद को एक्सप्रेस करे, नॉन कोडिंग भी होता है, वो भी हमने पढ़ा था, हेटेरोक्रोमेटिन, न्यू क्रोमेटिन. तो वो DNA या वो जीन्स जो RNA की तरह खुद को एक्सप्रेस करते हैं, उनकी टैगिंग को कहते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग. दूसरी अप्रोच थी कि नहीं, उनकी नहीं, सबकी सीक्वेंसिंग करो, चाहे वो नॉन कोडिंग है चाहे कोडिंग. ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, दैट इज होल सेट ऑफ जीनोम की सीक्वेंसिंग करो और उनको डिफरेंट रीजन्स असाइन करो उनके फंक्शंस के साथ. दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस एनोटेशन. हर तरह की सीक्वेंस को एनोटेट करना. यहाँ पर एक्सप्रेस सीक्वेंस को एनोटेट किया गया. ठीक है. तो ये बोल रहा है EST में क्या किया था, ऑल जीन्स वेदर एक्सप्रेस और अनएक्सप्रेस्ड नहीं, सर्टेन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेस जीन्स या ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA. एक है ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज प्रोटीन. हाँ, इन दोनों ने बहुत कंफ्यूज किया था बच्चों को. ये दोनों तो चलो हट गए. अब इसमें से हम क्या करें, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कहाँ गया, ऑल जीन दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA. ठीक है. तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 3. वैसे तो सिंपल सी बात है कि जीन जब एक्सप्रेस करेगा तो पहले RNA बनेगा, बाद में प्रोटीन्स बनेंगे, बट फिर भी अल्टीमेटली प्रोटीन तो बनते हैं ना, तो हो सकता है दिमाग में आ जाए. तो ऑप्शन 3. ठीक है क्या, आगे बढ़े, आगे बढ़े. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2022 का क्वेश्चन है. इफ़ अ जेनेटिसिस्ट यूज द ब्लाइंड अप्रोच, ब्लाइंड अप्रोच उसको कहते हैं, इसमें सारी सीक्वेंसेस को कर दो, हमें नहीं पता. ब्लाइंड अप्रोच फॉर सीक्वेंसेस द होल सेट ऑफ जीनोम, वही सेम लिखा है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सीक्वेंस एनोटेशन. फिर से EST पे क्वेश्चन है 2019 में. EST रेफर्ड एज ओनली दोज जीन्स विच आर एक्सप्रेस्ड एज RNA. सही है. एक बार कर लेते हैं क्वेश्चन, तो देखो दूसरी बार कितना आसान हो जाता है. आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. ओवरऑल क्वेश्चन है पूरे का. तो सबसे बड़ी यूनिट होती है जीनोम, जीनोम से छोटा होता है क्रोमोजोम, क्रोमोजोम से छोटा जीन, और जीन इज अ सीक्वेंस ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड. बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर ही तो एक जीन बनाएंगे ना. एक जीन से एक प्रोटीन बनेगा, एक प्रोटीन के लिए बहुत सारे अमीनो एसिड, उनके लिए बहुत सारे कोडोन, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड. तो न्यूक्लियोटाइड जीन से छोटा है, ऑप्शन 1. 2015. सैटेलाइट DNA इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज सैटेलाइट DNA वैसे तो उसमें आता है, DNA फिंगरप्रिंटिंग में आता है, बट यहाँ पर भी शायद इसके बारे में थोड़ा सा था. एक इसमें BAC की फुल फॉर्म देख लेना ना, बैक्टीरियल एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम. अच्छा, सेलाइन फीचर्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं. ठीक है, एक्चुअली बोर्ड्स में आते हैं इससे क्वेश्चन, इसलिए मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है. बोर्ड्स के लिए बच्चे इसको बहुत अच्छे से पढ़कर जाते हैं. ये सारे जो डेटा हैं, पर प्लीज़ तुमसे छोड़ के मत जाना, चांसेस हैं इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं इस डेटा से. ठीक है. ये जो रेपिटेटिव सीक्वेंसेस लिखी है ना बच्चों, इन्हीं को सैटेलाइट DNA कहते हैं. यहाँ पे दिया है, ये देखो, क्रोमोजोम Y सबसे छोटा क्रोमोजोम है, बताया था मैंने. उसमें सबसे मिनिमम नंबर ऑफ जीन्स होते हैं 231 जीन. क्रोमोजोम 1 पर सबसे ज़्यादा जीन्स होते हैं, लगभग 3000, 2968 जीन्स. सब कुछ इंपॉर्टेंट है, खुद से पढ़ लेना प्लीज़, छोड़ के मत जाना इसको. ठीक है. सैटेलाइट DNA वाला क्वेश्चन कर लेते हैं. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन एंड इज सेम इन ऑल मेंबर्स. अच्छा, इसके लिए मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा, एक मिनट. पहले तो इस क्वेश्चन को यहाँ लो, तुम DNA फिंगरप्रिंटिंग में लो. ये DNA फिंगरप्रिंटिंग का क्वेश्चन हुआ. ठीक है. अब रुको, अभी आते हैं उस पर. पहले DNA फिंगरप्रिंटिंग में पहला क्वेश्चन देखते हैं.
2022, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म्स द बेसिस ऑफ, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म पता है तुम्हें? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है बच्चों? कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनका 99.9% डीएनए तो एग्जैक्टली सेम है। तो फिर हम आइडेंटिफाई क्या करते हैं? सिर्फ 0.1% डीएनए जो सारे ह्यूमंस में डिफर करता है एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस, नॉन आइडेंटिकल हैं तो उनमें भी डिफर करेगा, ठीक है, उसकी सीक्वेंसिंग करना, उसको पहचानना इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इट इज़ यूनिक, ये हर इंडिविजुअल का यूनिक होता है। पूरा नहीं पढ़ाऊंगी ये टॉपिक, बहुत अच्छे से अगर तुम्हें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझ में नहीं आती ना, इसका ये स्टार्टिंग वाला पार्ट बहुत कंफ्यूजिंग है, तो जब भी तुम्हारे पास समय हो आराम से मेरी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज में जाकर इस लेक्चर को देखना बच्चों, बहुत तरीके से मैंने इसको वहाँ पे कवर करवाया है, ओके, तुम्हारे लिए सिंप्लीफाई करके। तो वो जो 0.1% डीएनए है ना बच्चों, वो हमारे रेपिटेटिव डीएनए का पार्ट है। हमारे डीएनए में काफ़ी बड़ा अमाउंट रेपिटेटिव डीएनए का होता है, उसी रेपिटेटिव डीएनए में आता है वो 0.1। मैं ये नहीं कह रही कि रिपीटेटिव डीएनए 0.1% है टोटल, रिपीटेटिव डीएनए बहुत बड़ा अमाउंट है, उसमें से वो जो 0.1% डीएनए है ना, वो इसी रिपीटेटिव डीएनए का पार्ट है, ठीक है। तो इसको आप सैटेलाइट डीएनए भी कहते हैं। तो इसमें टाइप्स होते हैं रिपीटेटिव के अलग अलग, उसमें से एक होता है सैटेलाइट डीएनए, उन सब पे मैं अभी नहीं जा रही हूँ, ठीक है। सैटेलाइट में भी फिर माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, ओके, ये सब पढ़ा रखा है वहाँ पर मैंने। तो मैं तुम्हें क्या बता रही थी, हाँ, कि व्हाट इज़ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, कि ये जो 0.1% डीएनए है ये हमारा कभी भी मैच नहीं करता, ये सब में अलग अलग टाइप का होता है, इसी को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इट इज़ द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, क्लियर। आपको पता है डीएनए टेस्ट के लिए कोई छोटा सा भी टिश्यू या सेल मिल जाए तो हम कर सकते हैं, ब्लड में सेल्स होंगी, हेयर फॉलिकल्स, हेयर तो प्रोटीन के बने, बट अगर हेयर खींचा गया है तो फॉलिकल के साथ आता है तो वो सेल होती है, वहाँ डीएनए मिल जाएगा। स्किन का कोई पार्ट हो, बोन्स में भी डीएनए होता है, सेल्स होती हैं, सलाइवा में भी, ओरल कैविटी की चीक वगैरह की सेल्स गिरती रहती हैं, स्पर्म, सभी में जो भी ऐसा कोई चीज़ है जिसमें सेल होती है वहाँ से आप डीएनए ले सकते हो और उसमें पॉलीमॉर्फिज्म को टेस्ट कर सकते हो। मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को मेनली दो चीज़ों में यूज़ करते हैं, एक तो पेरेंटल डिस्प्यूट्स में पता लगाने के लिए कि कौन किसका बच्चा है, और दूसरा फॉरेंसिक साइंस में, कोई भी क्रिमिनल सीन पे, रेप केसेस में, इन सब में डीएनए टेस्ट इज़ वेरी वेरी यूजफुल, ठीक है। तो ये पूछ रहा है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म्स द बेसिस ऑफ, अभी देखा हमने, देखो बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन है, अभी हमने पढ़ा था, बोथ जीन मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसलिए एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ के जाना जरूरी। नेक्स्ट 2021 का क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन्स इन डीएनए कॉल्ड एज, वो जो डिफरेंसेस हम फाइंड आउट करते हैं ना इनको क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं, अरे बड़े कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिए हैं इसमें तो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन्स इन डीएनए सीक्वेंसेस कॉल्ड एज, वैसे तो सैटेलाइट डीएनए होना चाहिए बच्चों, सैटेलाइट डीएनए होना चाहिए। देखो एक मिनट, ये लाइन लिखी हुई है, ये रहा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन्स। अच्छा, ये तो गलत क्वेश्चन है भाई, मैं इसको सही नहीं मानूंगी। ये क्या है, ये तो तुम्हें एनसीईआरटी की लाइन देने के लिए इसका आंसर ये दे दिया, बाकी ये और ये सब एक ही का पार्ट है, इन सबको आप आइडेंटिफाई करते हो डीएनए में, ठीक है। 2021 का क्वेश्चन है, हम क्या कर सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो इट इज़ नॉट द करेक्ट वन, एनसीईआरटी की लाइन को उठाना है तो फिर रिपीटेटिव डीएनए देना पड़ेगा आंसर, ठीक है। ये सब एक ही हैं बच्चों, अलग अलग नहीं है, उसी के पार्ट्स हैं ये, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाना चाहिए कभी भी। which is not required for any of the technique of DNA fingerprinting available at present। इनमें से कौन सी चीज़ है जो DNA फिंगरप्रिंटिंग में नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब आओ, सैटेलाइट DNA is important because it does not code for protein and is same in all members। नहीं, अगर सेम होता तो फिर हम उसे क्यों यूज़ करते। कोड फॉर एंजाइम नहीं, कोडिंग भी नहीं है, नॉन कोडिंग होता है ये। कोड फॉर प्रोटीन नहीं। इट शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन एन इंडिविजुअल। एक पर्सन की सभी सेल्स का डीएनए तो एक जैसा होगा ना, तभी तो आप डीएनए टेस्ट से आइडेंटिफाई करोगे कि ये इसी पर्सन का खून है या इसी पर्सन की स्किन है। पर अलग अलग लोगों में, पॉपुलेशन में ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म बताता है एंड इट इज़ ऑल्सो इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। बट किसी भी चिल्ड्रन का जो सैटेलाइट डीएनए है वो किसी एक पेरेंट से मैच नहीं करेगा कि एग्जैक्टली फादर जैसा है, एग्जैक्टली मदर जैसा है। कुछ पार्ट फादर जैसा होगा, कुछ पार्ट मदर जैसा होगा, ठीक है, क्लियर। वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज टेक्निक इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज
VNTR प्रोब्स यूज़ होते हैं, ठीक है। हालांकि उन्होंने तुम्हें क्या क्या दे दिया, ये 2013 SSCP सबके बारे में नहीं जानना तुम्हें। RFLP होता है, AFLP भी होता है, लेकिन तुम तो VNTR कर दो इसको, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस अभी बताया था मैंने तुम लोगों को, कहाँ गया। द रिलेटिव डिफरेंसेज इन द DNA अकरेंस इन ब्लड, स्किन एंड सलाइवा। द रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ प्यूरिन्स नहीं, द रिलेटिव अमाउंट ऑफ DNA इन द रिजेस एंड ग्रूव्स, सैटेलाइट DNA अकरिंग एज हाईली रिपीटेड शॉर्ट DNA सेगमेंट्स। ये रहा, ये ब्लड, स्किन और सलाइवा में अलग अलग DNA थोड़ी ना होगा, एक ही पर्सन के में तो सेम होगा। सैटेलाइट DNA अकरिंग एज हाईली रिपीटेड शॉर्ट DNA सेगमेंट्स, इसकी वजह से ही हम DNA फिंगरप्रिंटिंग कर पाते हैं। खत्म। ये भी 2012 का DNA फिंगरप्रिंटिंग के क्वेश्चंस थोड़े पुराने से ही थे बच्चों, ये कोई मुझे तो अच्छे क्वेश्चंस नहीं लगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, इतना लॉजिकल और बढ़िया टॉपिक है ये। अनफॉर्चुनेटली इससे रिसेंट ईयर्स में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं, ये 2022 में आया था तो सिंपल सा है, 2021 का भी सही नहीं लगा, बाकी कोई भी क्वेश्चन मुझे सही नहीं लगा इसका, ठीक है। कोई नहीं, हमने तो रिवीजन कर लिया। DNA फिंगरप्रिंटिंग मैं पूरा आपको यहाँ नहीं पढ़ा सकती हूँ, प्लीज़ आप लेक्चर से पढ़ लेना। ये इसकी टेक्निक के सारे स्टेप्स हैं, है ना, कि सबसे पहले आप DNA को आइसोलेट करते हो, फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगाते हो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से उनको अलग करते हो, सदन ब्लॉटिंग का मतलब ट्रांसफ़र करना, अभी तक तो वो किस पर है, जेल में है, जेल से उनको नाइट्रोसेल्यूलोज या नायलॉन मेम्ब्रेन पर शिफ्ट करते हो, और यहीं पर साथ में उनको सिंगल स्टैंडर्ड भी कर देते हो, डीनेचुरेशन भी कर लेते हो। अब हाइब्रिडाइजेशन करते हो VNTR प्रोब्स के साथ, और फिर इसको डिटेक्ट करते हो ऑटो रेडियोग्राफी से। बिल्कुल शॉर्ट में बताया मैंने, जितना टाइम परमिट करा उतना मैंने तुम्हें बता दिया। इसका हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से लेक्चर में 1 to 1 मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। डन, चैप्टर ख़त्म। आपको ये चैप्टर के क्वेश्चंस करने हैं खुद से, जब तक नहीं करोगे नहीं हो पाएंगे बच्चों। आपने देखा कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से रिवाइज कर लेना। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। तो जेनेटिक्स में हमने दोनों चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया। अब इसका जो थर्ड पार्ट है इवोल्यूशन, वो भी थोड़ा सा समझने वाला पार्ट है, रटने वाला चैप्टर नहीं है, उसको भी मैंने पढ़ाकर NCERT लाइन टू लाइन में डाल रखा है। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो वहाँ से पढ़ लेना, नेक्स्ट सेशन में हम उसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। गुड बाय।